आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ज्ञान बाई चंदन शर्मा। तो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल के आंसर की जारी हो चुकी है जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा। तो जितने दिनों में और जितने शिफ्टों में पेपर हुए हैं उन सभी शिफ्टों के सॉल्यूशन मैं इस चैनल पे आप लोगों को कराऊंगा। तो एक एक शिफ्ट न करा के एक दिन में जो 3 शिफ्ट हुए हैं वो पूरे तीनों शिफ्टों के सॉल्यूशन मैं एक ही बार कराऊंगा। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है कि इनमें से कौन-सा अनुपात सबसे बड़ा है। तो हो सकता है कि सेकंड शिफ्ट में भी ये सेम क्वेश्चन आया हो, बस वैल्यू बदल दी जाए और थर्ड शिफ्ट में भी ये सेम क्वेश्चन आया हो, वैल्यू बदल दी गई हो। तो मैं इनको 3 बार ना करा के सिर्फ़ एक ही बार कराऊँगा ताकि आपका समय भी बचे और आपको पता चले कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि बार-बार एक ही टाइप के क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करेंगे, तो आपको बोरिंग भी लगेगा। तो मैं वीडियो में 8 तारीख को जो तीनों शिफ्टों में पेपर हुए हैं, उन तीनों शिफ्टों के क्वेश्चन हैं। तो हर क्वेश्चन क्या होगा, एक दूसरे से अलग होगा और इन क्वेश्चन के थ्रू जो भी इनके पीछे का कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। क्या शॉर्ट ट्रिक हो सकती है, क्या तरीके आप एग्ज़ाम में अप्लाई कर सकते हैं जिससे आपका समय भी बचे, वो तरीके भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा, नहीं पसंद आता है तो आप अपनी स्वेच्छा से उसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा जो अनुपात है वो सबसे बड़ा है? तो इसको करने के इस तरह के क्वेश्चन को करने के बहुत तरीके होते हैं। आप जैसे मान लीजिए A/B कोई भिन्न है और दूसरी भिन्न जो है वो C/D है, तो पहला तरीका ये होता है कि आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो A में D का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा AD और B में C का गुणा करेंगे तो BC। अब AD और BC दोनों में जो बड़ा होगा, मान लेता हूँ कि AD जो है वो BC से बड़ा है, इसका मतलब A/B जो होगा वो C/D से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा क्योंकि AD की वैल्यू क्या है, BC से बड़ी है। ठीक है, तो एक तो ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया कि मान लीजिए अगर हर की वैल्यू बराबर है, 1/7 है, 2/7 है, 3/7 है, ऐसे करके मान लीजिए जिसमें हर की वैल्यू बराबर है, तो ऊपर वाली वैल्यू जिसमें बड़ी होगी वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो देखिए ऊपर वाली वैल्यू इसमें 3 है, ये सबसे बड़ी है, तो ये वाली भिन्न जो होगी वो अन्य दोनों भिन्नों से क्या होगी, बड़ी होगी। अगर इसी का उल्टा अगर मैं कर दूं कि ऊपर वाली वैल्यू क्या हो, बराबर हो, जैसे मान लेता हूँ कि 1/2 है, ये है मान लीजिए 1/4 है और ये मान लीजिए 1/8 है। अब यहाँ पे अंश बराबर है, तो जब भी इस तरह का कंडीशन हो तो हर की वैल्यू जितना बड़ी होगी वो वैल्यू उतनी छोटी होगी। यानी कि 1/8 सबसे छोटी वैल्यू होगी और 2 सबसे छोटा है तो ये सबसे बड़ी वैल्यू होगी। तो ये 3 तरीके हो गए। एक तरीका और होता है, आप 50% के हिसाब से भी आप निकाल सकते हैं। अब ये रूल क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि 4/7 है, ठीक है? और मान लीजिए दूसरी भिन्न अगर मैं कह रहा हूँ कि 5/11 है, तो इन दोनों में से कौन सी बड़ी है? तो इस 7 का 50% निकालिए, तो 7 का 50% कितना हो जाएगा, आधा, यानी कि 3.5 हो जाएगा। और 11 का 50% कितना हो जाएगा, तो 5.5 हो जाएगा। अब देखिए ये इसका 50% 3.5 है, लेकिन ऊपर वाली वैल्यू इसके 50% से ज़्यादा है और यहाँ पे 5.5 है और ये 5 है, 50% से कम है। तो चूंकि ये 50% से ज़्यादा है, इसका मतलब 4/7 जो होगा वो 5/11 से बड़ा होगा। तो ये कुछ तरीके हैं जिनका यूज करके आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। मैं क्वेश्चन को पहले लिख देता हूँ। इस क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से आपको सॉल्व करना बताता हूँ। तो देखिए अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखूँ तो ऑप्शन में यहाँ पे 21 लिखा है, यहाँ पे 14 लिखा है। तो अगर मैं इस 14 का डेढ़ गुना कर दूंगा तो 21 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब इस 9 का मैं डेढ़ गुना कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा, तो 15×9 = 135 यानी कि 13.5 हो जाएगा और अनुपात है 21। इस अनुपात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मैं अगर कंपेयर करूँ तो देखिए यहाँ पे भी 21 है, यहाँ पे भी 21 है, 13 और 13.5 में कौन बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है 13.5 बड़ा है। यानी कि ये तो आंसर आपका नहीं होगा क्योंकि सबसे बड़ा अनुपात आपसे पूछ रहा है। अब मेरे पास 3 ऑप्शन बचे तो इसको चेक कर लेता हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये 7/11 है और ये 11/18 है। इसमें अगर अंतर देखता हूँ तो 4 का अंतर है, यहाँ पे जो अंतर है वो 7 का अंतर है। तो एक तो अंतर ये बड़ा है, साथ में नीचे वाली वैल्यू जो 18 है ये 11 से बड़ी है। तो अंतर भी अधिक है और नीचे वाली वैल्यू भी अधिक है, इसका मतलब ये भी आपका आंसर नहीं होगा। अब मेरे पास 2 ऑप्शन बचे और इन दोनों ऑप्शन को मैं चेक कर लेता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि 9/14 है और कितना है, तो 7/11 है। तो अगर मैं इसमें या तो क्रॉस प्रोडक्ट से निकाल देता हूँ तो 11 में 9 को गुणा करूँगा तो ये 99 हो जाएगा और 14 से कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। दोनों में बड़ा 99, इसका मतलब 9/14 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा आप 50% रूल से भी इसको चेक कर सकते थे कि इस 14 का आधा कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। 7 से ये 2 अधिक है और इस 11 का आधा हो जाएगा 5.5 हो जाएगा और इससे 2 अधिक करेंगे तो 7.5 हो जाएगा।
इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये इसके कंपेयर में 50% से उतना अधिक नहीं है जितना कि 9/14 अधिक है। तो इस तरीके से भी आप लगा सकते थे। तो ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, मैं आपको बता देता हूँ कि 13/21, पहले चारों को लिख लेता हूँ। दूसरा है आपका 7/11 है। तीसरा है आपका 9/14 है और चौथा है 11/18। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन यूज करता हूँ। तो देखिए, इस 21 को अगर मैं 20 मानता हूँ तो 20 में 7 का गुणा करूँगा तो 140 होगा। ये मन में आप लिखिए कि 140 होगा। ठीक है, और 13 में इस 11 को मैं 10 मान लेता हूँ तो ये 130 हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला आपका आंसर नहीं हो सकता, इसको हटा दीजिए। अब यहाँ पे देखता हूँ तो देखिए 14 सत्ते कितना हो जाएगा, 98, 11 9 99, यानी कि ये भी नहीं होगा तो इसको भी हटा दीजिए। अब देखिए 18 में 9 को गुणा करना है और 14 में कितना, 11 को गुणा करना है। तो 18 में 9 को गुणा करेंगे तो 162 हो जाएगा और 14 में 11 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1 4 और 1 यानी 154 हो जाएगा। और इसका हो जाएगा 162, इसका 154 है, तो इसका मतलब 9/14 इस तरीके से भी सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी और यही सबसे बड़ा अनुपात हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इतना टाइम लेने के पीछे यही कारण था कि इससे रिलेटेड जो भी इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को मैं आपसे साझा करूं, ताकि इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आता है तो आप तरीके जाने रहिए कि इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए अगर वैल्यू बहुत बड़ी है तो आप इन सारे तरीकों का यूज करके भी ऑप्शन एलिमिनेट करके करेक्ट आंसर तक पहुँच सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक माँ और एक पुत्री की जो आयु है वो क्रमशः 36 वर्ष है और 12 वर्ष है। तो कह रहा है कि कितने वर्ष में माँ की जो आयु हो जाएगी वो पुत्री की आयु की दोगुनी हो जाएगी। तो पहला तरीका ये है कि आप ऑप्शन से कर लीजिए। दूसरा तरीका ये है कि आप एक्स मान के कर लीजिए। तीसरा तरीका ये है कि आप रेशियो से कर लीजिए। तो मैं कोई दो तरीका आपको बता देता हूँ। तो देखिए, अगर उसकी वर्तमान आयु 36 से मैं ऑप्शन से करता हूँ और उसकी बेटी की जो वर्तमान है वो 12 वर्ष है, तो कितने वर्ष बाद ये इसकी कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि दोगुनी हो जानी चाहिए। तो अगर पहले वाले ऑप्शन को लेता हूँ तो देखिए 12 में 15 जोड़ूंगा तो 27, 27 का दोगुना होता है 54, लेकिन 15 अगर जोड़ूंगा तो इसके लास्ट में 4 नहीं आएगा, इसका मतलब 15 इसका आंसर नहीं होगा। 12 देख लेता हूँ तो 36 में 12 जोड़ूंगा तो 48 हो जाएगा और 12 12 24 होता है, 24 का दोगुना 48 हो जाएगा। इसका मतलब ये आपका सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे ही एक भी ऑप्शन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर जाए आप बाकी ऑप्शन को चेक नहीं करेंगे, क्योंकि जब इसी पे सेटिस्फाई हो गया है इसका मतलब बाकी ऑप्शन पे सेटिस्फाई नहीं करेगा। नहीं तो अगर दो ऑप्शन पे सेटिस्फाई कर जाए तब तो ये क्वेश्चन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मैं इसको बेसिक से बता देता हूँ कि मान लेता हूँ कि उसके पुत्री की जो आयु है वो 12 वर्ष है, तो x वर्ष बाद क्या हो जाएगी, ये जो है अपने माता की उम्र की क्या हो जाएगी, आधी, या उसके माता की उम्र क्या हो जाएगी, इसकी दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, तो 36 + x कर देता हूँ तो बस सॉल्व कर दूंगा। तो देखिए 12 दूना के 24 हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा, तो 36 + x के बराबर हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 36 में से 24 घटाएंगे तभी भी आपका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 12 निकल के आ जाएगा और 12 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक घन के प्रत्येक कोर की जो लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर है। यदि घन के भीतर एक गोला बनाया जाता है तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन के वाय पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को आपको समझा देता हूँ कि मान लीजिए ये आपका घन है, इस घन के अंदर क्या बनाया जाता है, तो एक गोला बनाया जाता है। ठीक है, ये ऊपरी वाली जो सतह है वो दिख रही है, सिर्फ ऊपर से। अगर मान लीजिए अगर कोई बॉक्स है जो घनाकार है उसके अंदर एक गोला रख दिया गया तो ऊपर से कुछ ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका जो व्यास है ना वो इसकी जो साइड है ना उसके बराबर है। तो यहाँ से त्रिज्या r क्या निकल के आ जाएगी, तो साइड अगर 10 है तो इसका आधा हो जाएगा, यानी कि 5 जो हो जाएगी वो इसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो ये होता है 4πr² होता है। ठीक है, और घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ये होता है 6a² होता है, अगर a इसकी साइड है तो यहाँ पे वैल्यू रख दूंगा मैं, तो 4 × पाई में आंसर है तो पाई की वैल्यू मैं नहीं रखूंगा। r की वैल्यू 5 आ गई है तो स्क्वायर करेंगे तो 5 × 5 अनुपात कितना हो जाएगा, 6 × a की वैल्यू दिया है 10 तो 10 × 10 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करूंगा तो देखिए 5 × 5, यहाँ से अगर इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये 2 बार, ये भी 2 बार चला जाएगा, 2 में 2 का गुणा करूंगा तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ से अनुपात क्या निकल के आ जाएगा, तो π/6, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा, उसके बाद से घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। और आप ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन में 6:π भी दिया है। तो क्वेश्चन को अगर आप ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ेंगे तो आप ऑप्शन नंबर डी को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन आपने लगाया सही है पर
क्वेश्चन ध्यानपूर्वक न पढ़ने के कारण आप गलत आंसर टिक करके आ जाएंगे। तो हमेशा क्वेश्चन को जब भी पढ़िए तो केयरफुली ध्यानपूर्वक पढ़िए, जिससे आपके गलत होने का चांसेस क्या हो जाए, एकदम मिनिमम हो जाए। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्रिकेटर ने 9 मैचों में औसतन 55 रन बनाए। 9 मैचों में औसतन 55 रन बनाने का मतलब क्या है कि 9 मैचों में 55 55 55, ये मैं मान लेता हूं। औसत का मतलब होता है कि सारी पारियों को बराबर बराबर आप दे दें। कह रहे हैं कि 10वें मैच में 85 रन बना देता है, तो उसका नया औसत कितना होगा। तो देखिए 10वें मैच में अगर वो 55 रन मारता ना, तो उसकी औसत 10वें मैच के बाद भी 55 होती है। लेकिन 85 मार दिया, कितना अधिक मारा है, तो ये 0 हो जाएगा। 8 में से 5 जाएगा 3, यानी कि 30 रन अधिक मार दिया है। तो इसे 30 रन को टोटल जो 10 पारियां हैं उस 10 पारियों में बराबर बराबर बांट देंगे, तो प्रत्येक पारी पर कितने की वृद्धि हो जाएगी, 3 की वृद्धि हो जाएगी। इसका मतलब जो औसत पहले 55 था वो 55 ना हो के अब नया औसत क्या हो जाएगा, तो 3 जुड़ जाएगा। तो 58 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो बसें एक ही समय पर दो शहरें जो कि एक दूसरे से 264 किलोमीटर दूर हैं से चलना शुरू करती हैं और एक ही राजमार्ग पर एक दूसरे की ओर यात्रा करती हैं। पहली बस 22 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करती है, जबकि दूसरी बस 26 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करती है। तो दोनों बसें कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगी। मैं आपको चित्र के माध्यम से समझा देता हूँ कि मान लीजिए ये क्या है, तो ये पहला शहर ए है और ये दूसरा शहर बी है। इनके बीच की दूरी कितनी है, तो 264 किलोमीटर की दूरी है। पहली जो बस है वो यहाँ से चलती है और किस स्पीड से, तो 22 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये चलती है। और दूसरी बस बी से ए की तरफ 26 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है। तो चूंकि ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही हैं, तो इनकी नेट स्पीड क्या हो जाएगी, इन्हें दोनों के सम के बराबर हो जाएगी। तो स्पीड यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगी, तो 6 और 2 8 हो जाएगा, 2 और 2 4, यानी 48 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगी, तो स्पीड निकल के आ जाएगी। और इस स्पीड से 264 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, तो 48 से भाग कर देंगे। तो देखिए 24 से भाग करेंगे तो एक बार, और ये एक बार हो जाएगा, 24 दूना का 48 हो जाएगा। 11/2 का मतलब कितना होता है, तो 5.5 घंटे हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 वयस्कों और 4 बच्चों के एक समूह ने फिल्म टिकट के लिए 380 रुपये का भुगतान किया। 2 वयस्कों और 3 बच्चों के एक अन्य समूह ने समान टिकट के लिए 270 रुपये का भुगतान किया। तो कह रहा है कि एक वयस्क टिकट की कीमत कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं मान लेता हूँ कि वयस्क को अगर मैं x मानता हूँ तो 3x, और बच्चों को अगर मैं y मानता हूँ तो 4y। इसकी कीमत कितनी है, तो 380 है। ये आपका पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है। दूसरा इक्वेशन क्या कह रहा है कि 2 वयस्कों यानी कि 2x और प्लस 3 बच्चों यानी कि 3y, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, तो 270 के बराबर है। आपसे पूछ क्या रहा है कि एक वयस्क टिकट की कीमत यानी कि x की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो सिंप्लीफाई कर देता हूं मैं। तो देखिए अगर मैं इसमें से इसको घटा देता हूं तो ये आपका माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे बचेगा y, और ये कितना हो जाएगा, तो 0 1 1, यानी 110 हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि x की वैल्यू निकालनी है तो y को हम यहाँ से हटा देंगे। तो हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, तो 4 से गुणा कर देता हूँ मैं। तो 4 से गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा 4x हो जाएगा प्लस 4y हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, तो 11 चौक 44 यानी कि 440 हो जाएगा। अब इक्वेशन नंबर 1 को मैं लिख देता हूँ, तो 3x प्लस 4y ये बराबर किसका हो जाएगा, तो 380 के बराबर हो जाएगा। घटा दूंगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये आपका प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और इसको घटाऊंगा तो 0 हो जाएगा, 14 में से 8 जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ से घटाऊंगा तो x निकल के आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, तो 60 निकल के आ गई, और यही इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्यार्थी ने प्रारंभ में गणित और भौतिकी में समान अंक प्राप्त किए। बाद में गणित के अंकों में मूल अंकों के 20% की वृद्धि होती है, जबकि भौतिकी के अंकों में मूल अंकों के 10% की कमी होती है। प्रारंभिक कुल अंकों को आधार मानते हुए कुल अंकों में समग्र प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा, ये आपको बताना है। तो मैं मान ले रहा हूँ ये आपका मैथ हो गया, और भौतिकी मतलब फिजिक्स ये पी हो गया। तो पहले अगर मैं मान लेता हूँ कि 100, ये दोनों लोग कितने अंक प्राप्त कर रहे थे, 100 अंक प्राप्त कर रहे थे, ठीक है। बाद में कह रहा है कि गणित के अंकों में 20% की वृद्धि होती है, तो बढ़ के कितना हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा। और फिजिक्स यानी भौतिक में 10% की कमी होती है, तो अगर पहले 100 पा रहा था तो 10% की कमी होगी तो 90 प्राप्त करेगा। यानी कि पहले कितने नंबर प्राप्त कर रहा था, तो इन दोनों को जोड़ दूंगा तो 200 नंबर पहले प्राप्त कर रहा था। अब कितने हो जा रहे हैं, तो 120 में 90 जोड़ेंगे तो 210 हो जा रहे हैं।
तो कितने की वृद्धि हो रही है, क्योंकि मूल जो अंक है इन्हीं को आपको बेस मानना है। तो ये 200 से कितना अधिक है, तो 10 अधिक है, कितने पे, तो 200 पे। प्रतिशत आपसे परिवर्तन पूछ रहा है तो 100 से गुणा कर दूंगा मैं, तो ये 2 बार चला जाएगा, 2 से 10 में भाग करेंगे तो 5%, चूंकि प्लस में आ रहा है इसलिए वृद्धि होगी, और 5% की वृद्धि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि साइन ए इसकी वैल्यू 5/7 है तो आपसे इसका मान क्या होगा ये आपको बताना है। तो मैं एक समकोण त्रिभुज बना के आपको समझा देता हूँ कि अगर मान लीजिए ये ए है, कोण ए है, तो ये आपका 5 हो जाएगा और ये आपका 7 हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके इसका बेस हम निकाल देंगे, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 25 गुना के 50 होता है, एक कम है, इसका मतलब 24 हो जाएगा। और 24 का जब रूट लूँगा मैं तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 × 6 लिख सकता हूँ, और 4 का रूट हो जाएगा 2, और 6 का रूट नहीं निकलेगा तो 2 रूट 6 क्या हो जाएगा, तो इसका आधार निकल के आ जाएगा। अब वैल्यू बस रख दीजिए इस इक्वेशन में, तो 5 × कोसेक ए जो हो जाएगा वो साइन का उल्टा हो जाएगा, तो 7/5 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 7 × साइन ए की वैल्यू है 5/7 रख दूंगा मैं, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, तो 2 करनी में 6 हो जाएगा, इंटू सेक ए जो होता है वो कर्ण बटा आधार होता है, कर्ण की वैल्यू है 7, आधार की वैल्यू है 2 करनी में 6, तो रख दूंगा मैं, प्लस हो जाएगा 7 × कोस स्क्वायर ए, कोस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आधार बटा कर्ण, यानी कि 2 करनी में 6 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 7, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व कर दूंगा मैं, तो देखिए 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 में से 5 घटाएंगे तो ऊपर बच जाएगा आपका 2। नीचे सॉल्व कर लेता हूँ मैं, तो देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 7 का स्क्वायर है, तो जब करूँगा मैं तो इसको और विस्तार से लिख देता हूँ मैं, तो 7 × 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 × 6 24 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 7 × 7 हो जाएगा। कैंसिल करेंगे तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि नीचे क्या बच जाएगा, तो नीचे आपका बचेगा 7 + 24/7 हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करूँगा तो 7 में 7 का गुणा करूँगा 49 हो जाएगा, और इस 7 का ऊपर गुणा हो जाएगा, तो 14/49 में अगर मैं 24 जोड़ देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, तो 9 4 13 को 3 हो जाएगा, 4 2 6 और 1 7 हो जाएगा, तो नीचे हो जाएगा 73 हो जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और ये किस ऑप्शन में दिया है, तो 14/73 ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 5,000 रुपये पर टी वर्षों के लिए 6% वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज 7,500 रुपये पर 4 वर्षों के लिए 4% वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर है, तो टी का मान कितना होगा। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को लगाएंगे कैसे, तो डायरेक्ट लिखिए कि मूलधन जो कि 5,000 है गुणे समय जो कि टी वर्षों में है, रेट कितना है, तो 6% है, तो मन करे तो 6/100 करिए, ना मन करे तो मत करिए, क्योंकि दोनों साइड से 100 कट जाएगा। ये क्या है, जो प्राप्त साधारण ब्याज है वो बराबर किसके है, तो 7,500 रुपये पे कितने वर्षों के लिए, तो 4 वर्षों के लिए, रेट कितना है, तो 4%, इस पे प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर है, तो सिंप्लीफाई कर दूंगा मैं, तो देखिए 100 से 100 कैंसिल हो गया, इसीलिए मैं नहीं लिख रहा था। ठीक है, बाकी आपका मन करे तो आप लिख सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 25 से कट करूंगा तो 25 दूना के 50 हो जाएगा, 25 × 75 हो जाएगा, 3 से कट करूंगा तो 3 दूना के 6 हो जाएगा, 2 में 2 का गुणा करूंगा तो 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से टी की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो 4 ही इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। तो आप इसको देखेंगे तो तुरंत इसका क्यूब मत निकालने चले जाइएगा, क्योंकि ये आपसे क्यूब निकालना पूछ नहीं रहा है, ये सिर्फ आपसे ये जानना चाहता है कि आपको ये फार्मूला मालूम है कि नहीं मालूम है। कौन सा, कि a³ + b³ + c³ -3abc, इसकी वैल्यू बराबर किसके होती है, तो इसकी वैल्यू बराबर होती है a + b + c, दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, तो a² + b² + c² -ab -bc और -ca के क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, अगर मान लेता हूं कि अगर a + b + c की वैल्यू अगर 0 है, ठीक है, एक कंडीशन है कि अगर a + b + c की वैल्यू अगर 0 है तो बराबर के इधर वाली ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो बचेगा क्या कि a³ + b³ + c³ माइनस का 3abc, इसकी वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। या मैं इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकता हूँ कि a³ + b³ + c³, इसकी वैल्यू बराबर किसके हो जाएगी, तो 3abc को जब बराबर के उधर लेके आऊँगा तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, 3abc के बराबर हो जाएगा। यहाँ से ये फार्मूला निकल के आता है। इसके लिए कंडीशन क्या होती है कि a + b + c की वैल्यू 0 के बराबर होनी चाहिए।
तो अगर मैं इस चीज़ को ध्यानपूर्वक देखता हूँ तो देखिए 21 है, ये माइनस का 2 है और ये माइनस का 19 है। इन दोनों को अगर मैं जोड़ देता हूँ तो माइनस का 21 हो जाएगा और 21 में जोड़ूंगा तो इस कंडीशन को बिल्कुल ये फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इन सब का क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, तो 3abc के बराबर हो जाएगा। तो वैल्यू रख दूंगा मैं, तो 3 इंटू ए की वैल्यू है 21, बी की वैल्यू है माइनस का 2 और सी की वैल्यू है माइनस का 19। तो माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 21 इंटू 2 इंटू 19 हो जाएगा। ठीक है, मन करे तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए या आप मन करे तो डिविजिबिलिटी से ऑप्शन एलिमिनेट करके करेक्ट आंसर तक पहुंच जाइए। जैसे देखिए 3 में 1 का गुणा करूंगा 3, 3 दुना के 6, 6 9 54, लास्ट में 4 आना चाहिए। लास्ट में 4 ऑप्शन नंबर ए और डी में दिया है, इसका मतलब सी और बी ये दोनों ऑप्शन तो नहीं हो सकते। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इस चीज़ को ध्यानपूर्वक देखता हूँ तो यहाँ पे आपको 3 ही दिख रहा है, इसका मतलब जो भी इसमें आंसर होगा वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखिए 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 4 2 6 ये आपका 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये आंसर हो सकता है। इसको देख लेता हूँ मैं, तो देखिए 3 से डिविजिबल है, 5 4 9 ये भी 3 से डिविजिबल है, लेकिन 2 3 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये आपका ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ये 3 से डिविजिबल नहीं है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप बिना गुणा किए भी इसका आंसर बता सकते थे। बाकी गुणा करना आसान है, आप गुणा करके इसका आंसर एग्जैक्ट निकाल सकते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पुस्तक विक्रेता ने 375 रुपये प्रति सेट की दर से पुस्तकों के 7 एक समान सेट खरीदे। उसने 3 सेट 16% प्रति सेट के लाभ पर और शेष सेट को 24% प्रति सेट के लाभ पर बेच दिया। तो कह रहा है कि सभी सेट बेचने के बाद उसका कुल लाभ रुपये में कितना होगा ये आपको बताना है। तो देखिए 375 रुपये में खरीद के लाया था और उसने 3 सेट कितने रुपये के, तो 16% के लाभ पे। तो 16% का लाभ मतलब कितना हो जाएगा, तो चूंकि लाभ बताना है तो 16% का लाभ हो जाएगा, तो 16 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, चूंकि लाभ बताना है इसलिए ये वाली वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं। ठीक है, अगर कितने रुपये में बेचा होता तो अगर निकालना होता तब 116 बटा 100 करते हैं। ठीक है, प्लस बाकी की जो 4 सेट है इनकी भी कीमत कितनी है, तो 375 है। इस पर कितने रुपये का लाभ हो रहा था, 24% का, तो इसका 24% अगर मैं निकाल देता हूँ तो यही उसका कुल लाभ हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लीजिए तो देख लीजिए कि दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है। तो साफ साफ दिख रहा है कि 16 3 48 हो जाएगा इंटू 375 और डिवाइडेड बाई 100 क्या है, तो कॉमन है। तो यहाँ पे बचेगा आपका 1 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, तो देखिए 24 दूना का 48 तो हो गया है, सिर्फ 2 बच रहा है क्योंकि बाकी सब वैल्यू क्या हो गई है, कॉमन हो गई है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 25 से कट करूँगा तो 25 हो जाएगा और 25 पचे 125 हो जाएगा और ये 4 बार चला जाएगा। 4 से कट करूँगा तो ये 12 बार चला जाएगा, यानी कि 12 इंटू 15 और इंटू 2 में 1 जोड़ूंगा तो 3 हो जाएगा। अब गुणा कर लीजिए तो देखिए 5 दूना के 10, लास्ट में आपका 0 आना चाहिए और लास्ट में 0 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप गुणा भी कर सकते हैं, तो देखिए 12 में 15 गुणा करेंगे तो 15 दूना के 30 हो जाएगा, 15 और 3 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा और 3 का गुणा करेंगे तो 180 में, तो 18 3 54 यानी कि 540। इस तरीके से एग्जैक्ट आंसर आपका निकल के आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि m का वह मान ज्ञात कीजिए जो निम्नलिखित समीकरण को संतुष्ट करता है। तो देखिए मैं आपको बता चुका हूँ इस चीज़ को। जैसे मान लीजिए a बटा b है, इसके घाते मान लीजिए m है, ठीक है, और ये बराबर है b बटा a, इसके घाते मान लेता हूँ n के बराबर है। तो इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ a बटा b इसके घाते m, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो इसको a बटा b करने के लिए जो n हो जाएगा, अगर ये प्लस में होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस में होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकता हूँ, यानी कि जब हर और अंश को बदलते हैं तो जो इसका पावर होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अगर प्लस का है तो माइनस में, माइनस का है तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, बस इसी रूल पे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो इस साइड 6 बटा 14 है, तो 6 बटा 14 को छोड़ के बाकी वैल्यू को क्या करूँगा, मैं बदल दूंगा। तो देखिए इसको बदलूंगा तो ये हो जाएगा -8। मैं लिख देता हूँ कि 6 बटा 14 इसके घाते कितना हो जाएगा, तो ये -8 हो जाएगा। अब ये 3 है तो चूंकि आधार समान है तो घात क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ये कितना हो जाएगा, तो माइनस का 10 हो जाएगा। बराबर किसके हो जाएगा, तो 6 बटा 14 और इस होल के घाते कितना हो जाएगा, तो 9m + 9 के बराबर हो जाएगा। आधार समान है, इसका मतलब घात एक दूसरे के बराबर होंगे। तो देखिए 10 में 8 जोड़ूंगा 18, 18 में से 3 घटाऊंगा तो माइनस का 15 हो जाएगा। ये बराबर किसका हो जाएगा, तो 9m + 9 के बराबर हो जाएगा। 9 को जब इधर लेके आऊँगा तो 9m इसकी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो 15 में 9 जुड़ जाएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या निकल के आ गई, तो माइनस का 24 डिवाइडेड बाई 9 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो 3 से अगर करूँगा तो 8 3 24, 8 बार चला जाएगा और ये 3 3 और 3 बार चला जाएगा। यानी कि यहाँ से m की वैल्यू क्या निकल के आ गई, तो माइनस का 8 बटा 3 निकल के आ गई।
और यही इसका आंसर होगा। और ये ऑप्शन नंबर किस में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 12 और 14 से विभाजित किया जाने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 प्राप्त होता है। तो देखिए, इसको करने का बेसिक तरीका ये है कि आप 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लीजिए, यानी कि जो 9999 होती है, और 15, 12 और 14 इन तीनों का एलसीएम निकाल दीजिए। और एलसीएम निकालने के बाद से जो भी शेषफल आता है, मान लीजिए कुछ भी शेषफल आता है, इस शेषफल को आपको इस संख्या में से, जो कि 9999 है, इसमें से घटा देना है। और घटाने के बाद से जो भी वैल्यू आएगी तो शेषफल 5 प्राप्त होना चाहिए। तो मान लेता हूँ कि वैल्यू आ रही है एक्स आ रही है घटाने के बाद, तो बस इसी एक्स में 5 जोड़ देंगे तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो इस क्वेश्चन को करने का एकदम बेसिक तरीका है, पर इस क्वेश्चन को आप ऐसे नहीं करेंगे। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो ऑप्शन एलिमिनेट करके। और ये ऑप्शन हम कैसे एलिमिनेट करेंगे, तो देखिए 15 में एक फैक्टर दिख रहा है आपका 5, यानी कि अगर 15 से भाग देता हूँ तो 5 शेषफल आता है, तो इसका फैक्टर जो कि 5 है, इस 5 से भाग करूँगा तो इसे शेषफल को भी विभाजित कर देगा, यानी कि जो भी आंसर होगा वो 5 से पूर्णतः डिविजिबल होना चाहिए। इसके लास्ट में 2 है, इसके लास्ट में 8 है, इसके लास्ट में 5 है और इसके लास्ट में 5 है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी ये दोनों तो आंसर नहीं हो सकते हैं। अब हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए इस 12 में एक फैक्टर आपको क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है। तो अगर 4 से विभाजित करता हूँ तो इसे शेषफल में भी भाग देना पड़ेगा 4 से, तो 5 में 4 से भाग करूँगा तो 1 आएगा, यानी कि जो भी वैल्यू होगी उसमें मैं अगर 4 से भाग करता हूँ तो 1 शेषफल आना चाहिए। इसके लास्ट में 95 है, 95 में अगर 4 से भाग करूँगा तो यहाँ पे 3 शेषफल प्राप्त होगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। लेकिन अगर 65 में 4 से भाग करूँगा तो 64 आपका विभाजित हो जाता है, तो यहाँ पे एक आपका शेषफल आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि डिविजिबिलिटी से कैसे हमने सेकंडों में इस क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया। नहीं तो अगर आप बेसिक से करने बैठ जाएँ तो बेसिक से आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो हमेशा इस तरह के क्वेश्चन को अप्रोच करिए कि आप ऑप्शन के थ्रू और जो भी डिविजिबिलिटी है उस डिविजिबिलिटी रूल के थ्रू ऑप्शन एलिमिनेट करके करेक्ट आंसर तक पहुंचने का प्रयास करिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 4600 हो जाती है तो वह धनराशि कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो मैं मान लेता हूँ कि धनराशि आपकी 100 है, ठीक है। 5% के हिसाब से कितने वर्षों में, तो 3 वर्षों में। तो 5% के हिसाब से 3 वर्षों में इस पर कितना ब्याज लग जाएगा, तो 5 या 15% का ब्याज लग जाएगा। 100 की वैल्यू है, 15% का ब्याज हो जाएगा तो बढ़ के कितना हो जाएगा, 115% हो जाएगा। और इसी 115% की वैल्यू क्वेश्चन में दिया कितना है, तो 4600 दिया है। आपसे पूछ क्या रहा है कि धनराशि यानी कि 100% की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ से अगर मैं 1% की वैल्यू निकालता हूँ तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 4600 डिवाइडेड बाई 115 हो जाएगा। ठीक है, 100% की वैल्यू निकालने के लिए दोनों साइड क्या करूँगा, मैं 100 से गुणा कर दूंगा। तो गुणा कर देता हूँ मैं 100 से, 5 से कट करूँगा तो ये 20 बार चला जाएगा। 5 से कट करूँगा तो 5 दूना के 10, 5 ते 15, 23 हो जाएगा। 23 से भाग करूँगा तो 23 दूना के 46 यानी कि 200 हो जाएगा। और 200 में 20 का गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा, 4000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। आप गुणा कर सकते हैं कि 200 इंटू 20 हो जाएगा और गुणा करेंगे तो 4000 एग्जैक्ट आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, आप इसको बेसिक से भी कर सकते हैं, पर आपको मालूम होना चाहिए कि 5% के हिसाब से 3, या तो आप ऐसे निकालिए कि 5% और इंटू 3, जैसे कि आप निकालते हैं। मान लीजिए आप ब्याज निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 100 रुपये की धनराशि हमने माना है, रेट आपका 5% है, 3 वर्ष के लिए निकालना है, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 15 हो जाएगा। ठीक है, तो 100 में 15 जोड़ देंगे तो बढ़ के धनराशि क्या हो जाएगी, 115 हो जाएगी। लेकिन आप ऐसे डायरेक्ट क्यों नहीं लगा सकते हैं कि 5% के हिसाब से 3 वर्षों में ये कितना हो जाएगा, तो 5 से 15% इस पर ब्याज लगेगा। और 100 का 15% 15 होता है, तो बढ़ के ये धनराशि कितनी हो जाएगी, 115 हो जाएगी। तो आप यहाँ से डायरेक्ट इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सअभाज्य नहीं है। तो देखिए, सअभाज्य वह संख्याएं होती हैं जिनमें एक के अलावा दूसरा कोई कॉमन फैक्टर न हो, उसको हम सअभाज्य संख्याएं बोलते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूँ 11 और 8, इसमें एक के अलावा दूसरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 11 और 8 दोनों क्या हो जाएंगे, को प्राइम नंबर हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि 4 और 6 ये दोनों को प्राइम नंबर हैं, तो आप कहेंगे नहीं है, क्योंकि ये 2 से भी विभाजित है, ये भी आपका 2 से विभाजित है। इसका मतलब एक के अलावा दूसरा कॉमन फैक्टर आपका आ गया 2,
तो जब भी एक के अलावा दूसरा कोई भी कॉमन फैक्टर आ जाएगा तब वो को प्राइम नंबर नहीं होगा, और अगर नहीं आता है तभी जाके को प्राइम नंबर होगा। तो इसमें चेक करना है कि को प्राइम नंबर नहीं है, इसका मतलब जो दोनों संख्याएं होंगी वो किसी न किसी संख्या से विभाजित होनी चाहिए। आप चेक कर लीजिए। तो सबसे पहले मैं 3 से चेक करता हूँ, क्योंकि 2 से तो कोई भी संख्याएं नहीं विभाजित होती हुई दिख रही हैं। तो 3 से चेक करूँगा तो 3 हो जाएगा, 7 1 8, ये आपका 3 से नहीं कटेगा, 5 3 8 1 9, ये आपका 3 से कट जाएगा, तो दोनों तो नहीं कट रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को चेक कर लेता हूँ मैं। तो 7 1 8 1 9 ये आपका 3 से विभाजित है, और 3 7 2 9 ये आपका 3 से विभाजित है। तो ऑप्शन नंबर बी ही मिल गया कि ये दोनों संख्या 3 से विभाजित है, तो ये दोनों को प्राइम नंबर नहीं होंगी, और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार एक ही अंकित मूल्य वाले खिलौने पर निम्नलिखित स्कीमें प्रदान करता है। इस तरह का क्वेश्चन मैं कई बार करा चुका हूँ। तो कह रहा है कि पहला जो आपका शर्त दे रहा है कि कितनी भी संख्या में अगर खिलौने खरीदता है 43% और 19% की क्रमिक छूट दी जाती है। ठीक है, पहले मैं ऑप्शन को पढ़ लेता हूँ। कह रहा है कि कितनी भी संख्या में खिलौने खरीदता है तो 41, 21 और 49% की क्रमिक छूट देता है। ठीक है, तीसरा कह रहा है कि पहले 5 खिलौने पे 35% की छूट देता है, और उसके बाद वाले प्रत्येक खिलौने पे 3% की छूट देता है। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि 5 खिलौने खरीदने पर 4 खिलौने मुफ्त देता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ कह रहा है कि एक ग्राहक 5 खिलौने खरीदता है, सिर्फ और सिर्फ 5 खिलौने खरीदता है, तो ऊपर दी गई स्कीमों में से कौन सी स्कीम उसके लिए सबसे कम लाभप्रद होगी। तो कोई चीज़ मान लीजिए आप दुकान पे खरीदने जा रहे हैं, और सबसे कम लाभप्रद का मतलब क्या हो जाएगा कि आपको पैसा ज़्यादा देना पड़ा है। तो किस पे ज़्यादा देना पड़ सकता है? जिस पे छूट कम हो। जिस पे छूट ज़्यादा होगी उस पे तो आपका फ़ायदा ही होगा। तो आप देख लीजिए कि किस में छूट सबसे कम है। तो देखिए 43 और 19, ये अगर मैं करूँगा तो 43 से तो ऊपर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि 5 खिलौने पे 35% की छूट दे रहा है, तो इससे तो 43 ही अधिक है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा। यहाँ पे 41, 49, 21 ये भी नहीं होगा, ये तो काफ़ी छूट दे रहा है। ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी में से कोई आंसर हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी को मैं चेक कर लेता हूँ। तो देखिए 4 मुफ्त दे रहा है, कितने पे? तो उसकी जेब से जा रहा है 5 और 4 9 जा रहा है। प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से गुणा करूंगा, 1/9 की वैल्यू होती है 11.11% होती है। 4 से गुणा कर दूंगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ 44.44% लिख सकता हूँ। या आप इसको सॉल्व करेंगे, 400 डिवाइडेड बाई 9 करेंगे तभी भी आपका आंसर यही आएगा। तो देखिए ये आपका 35% छूट दे रहा है, और ये आपका 44% छूट दे रहा है। इसका मतलब सबसे कम छूट ऑप्शन नंबर सी ही दे रहा है, और ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये तरीका आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समबाहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल अगर 1800 अंश है तो इस बहुभुज में कितने विकर्ण होंगे, ये आपको बताना है। तो देखिए किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों के लिए फार्मूला क्या होता है? तो n-2 इंटू 180 क्या होता है? तो किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल निकालने का फार्मूला होता है। ये बराबर किसके है? तो 1800 के बराबर है। तो यहाँ से मैं सॉल्व करके n की वैल्यू निकाल देता हूँ। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 18 से कट करूँगा तो ये 10 बार चला जाएगा। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या निकल के आ गई? तो 12 निकल के आ गई। जैसे ही n यानी कि साइड की वैल्यू 12 निकल के आ गई, विकर्णों की संख्या के लिए फार्मूला क्या होता है? तो ये होता है n इंटू n-3 होता है, और डिवाइडेड में कितना होता है? तो 2 होता है। अब इसी पर रख दीजिए, तो n की वैल्यू 12, 12 में से 3 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। 2 से कट करूँगा तो 6 बार, और 9 में 6 का गुणा करूँगा तो 54 ही क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। मन करे तो आप इस फार्मूले को याद कर लीजिए, नहीं याद करने का मन है तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि ये फार्मूला आया कैसे। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं चतुर्भुज की बात करता हूँ, ठीक है, चतुर्भुज में अगर मुझे इस वाले बिंदु से विकर्ण खींचना है, देखिए इस वाले से यहाँ पे मैं ऐसे विकर्ण नहीं खींच सकता हूँ, यहाँ पे मैं ऐसे विकर्ण नहीं खींच सकता हूँ, और यहाँ पे खुद पे भी विकर्ण नहीं खींच सकता हूँ। इसका मतलब जो भी 1 2 3 ये 3 जो वर्टेक्स हैं, अगर इनकी साइड अगर n है तो जो 3 वर्टेक्स हैं इन पे मैं विकर्ण नहीं खींच सकता हूँ। तो इस तरीके से कितने वर्टेक्स हैं? तो देखिए 2 3 4 है। इसका मतलब जितनी साइड है उतने वर्टेक्स हैं, यानी कि n-3 इसमें n का गुणा करूंगा तो इतने क्या हो जाएंगे? आपके विकर्ण खींचे जा सकते हैं। आप कहेंगे कि डिवाइडेड बाई 2 कहाँ से आया? तो आप ध्यान देंगे कि अगर मैं यहाँ से इसको मिलाता हूँ तो इसको एक बार इधर से भी काउंट कर लूँगा, और एक बार जब इधर से खींचूंगा तो भी मैं काउंट कर लूँगा। यानी कि एक ही विकर्ण को मैं हर बार 2 बार काउंट कर लूँगा जैसे ही इसके वर्टेक्स चेंज होंगे। तो इसीलिए एक बार काउंट करने के लिए मैंने 2 से क्या कर दिया है? भाग दे दिया है, और यही आपका विकर्णों को निकालने के लिए फार्मूला है। उम्मीद है कि आप ये फार्मूला इसके बाद से कभी नहीं भूलेंगे। अगर नहीं याद होता है तो भी आप इजीली इस फिगर के माध्यम से आप इसको इजीली निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार 1000 रुपये अंकित मूल्य वाली एक फ्रॉक पर 18% और 15% की दो क्रमिक छूट प्रदान करता है, तो फ्रॉक का अंतिम विक्रय मूल्य कितना होगा ये आपको बताना है। तो देखिए उसका अंकित मूल्य कितना है, तो 1000 रुपये अंकित मूल्य है, 18% की छूट दे रहा है, इसका मतलब कितना हो जाएगा, तो 82/100 हो जाएगा। और 15% की छूट दे रहा है, इसका मतलब कितना हो जाएगा, तो 85/100 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 1 2 3, 1 2 3, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। 5 से कट करूँगा तो 5 दूना के 10 हो जाएगा, और 17 पचे 85, 17 हो जाएगा। 2 से कट करूँगा तो ये 41 हो जाएगा। तो 41 × 17 यही इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। गुणा करूँगा तो साफ साफ दिख रहा है कि लास्ट में कितना आएगा, 7 आएगा, और लास्ट में 7 ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, एक भी क्वेश्चन मैंने खुद से नहीं बनाया है। सारे क्वेश्चन आप जाके 8 तारीख को जो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का पेपर हुआ था उसके आंसर की आप जाके चेक कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको फर्स्ट सेकेंड या थर्ड शिफ्ट में मिल जाएंगे, एज इट इज क्वेश्चन है। और यहाँ तक कि इसके जो ऑप्शन है वो भी हूबहू जो आंसर की है उसी से मैंने लिए हैं, ठीक है। तो आपको ये न लगना चाहिए कि मैंने अपनी तरफ से ये ऑप्शन बनाए हैं ताकि मैं इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कर लूँ इस वजह से, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 15% की वृद्धि होती है और फिर 12% की कमी होती है, तो उसके वेतन में नेट परिवर्तन कितना होगा। तो आप सक्सेसिव डिस्काउंट का फार्मूला लगा दीजिए। तो वृद्धि जो होगा उसको प्लस लिखिएगा और जो कमी होगा उसको माइनस लिखेंगे। प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 15 × 12 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। सॉल्व कर दूंगा मैं, तो देखिए घटाऊंगा तो ये हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, माइनस इसको सॉल्व करूंगा मैं तो 15 में 12 का गुणा करूंगा तो 15 दूना के 30 हो जाएगा, 15 और 3 कितना हो जाएगा, 18, 180 हो जाएगा। 100 से भाग करूंगा तो 1.8 हो जाएगा। यानी कि 3 में से अगर मैं 1.8 घटाता हूँ तो 1.2% बचेगा। चूँकि प्लस में है तो वृद्धि होगी, और 1.2% की वृद्धि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित को सरल कीजिए। तो सिंप्लीफाई कर देता हूँ मैं। तो देखिए ऊपर आपका √6 लिखा है, यहाँ पे √12 है, यहाँ पे √32 है, यहाँ पे √50 है, तो इसको भी मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, ठीक है। तो ऊपर मैं लिख सकता हूँ 3 + √6, इसको एज इट इज लिखता हूँ। नीचे मैं इसको लिख सकता हूँ 5 कड़ी में 3 लिख सकता हूँ, -2 इंटू √12 को मैं लिख सकता हूँ 4 × 3, 4 का रूट लूँगा तो 2 बाहर हो जाएगा, तो 2 में 2 का गुणा करूँगा तो 4, और रूट अंदर क्या बचेगा, 3 बचेगा, माइनस इस √32 को क्या लिख सकता हूँ 16 × 2, 16 का रूट लूँगा तो 4 हो जाएगा, तो 4 रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा, तो √50 को लिख सकता हूँ 25 × 2, 25 का रूट लूँगा तो 5, और रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करूँगा तो ऊपर आपका हो जाएगा 3 + √6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई, इसमें से इसको घटाऊंगा चूँकि इसमें भी √3 है, इसमें भी √3 है, तो घट जाएगा, तो 5 में से 4 घट जाएगा तो 1 हो जाएगा। 1 को लिखते नहीं है तो √3 हो जाएगा, और 5 में से 4 यहाँ पे घटेगा तो प्लस का कितना हो जाएगा, तो √2 हो जाएगा। अब इसका हम क्या कर देंगे, परिमेयकरण कर देंगे। परिमेयकरण करने का मतलब क्या है कि ऊपर क्या करूँगा, √3 माइनस √2 से क्या करूँगा, ऊपर और नीचे गुणा कर दूंगा। तो जैसे ही ऊपर गुणा करूँगा तो क्या हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा 3 √3 हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा माइनस का 3 √2 हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करूँगा तो 6 × 18 हो जाएगा। 18 को मैं लिख सकता हूँ 9 × 2, 9 का रूट लूँगा तो ये हो जाएगा 3 √2 हो जाएगा। इसका गुणा करूँगा तो देखिए प्लस और माइनस गुणा करूँगा तो माइनस हो जाएगा, 6 दूना के 12 हो जाएगा। 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो 2 √3 लिख सकता हूँ, और नीचे क्या हो जाएगा, तो a² - b², √3 का स्क्वायर करूँगा तो 3 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर करूँगा तो 2 हो जाएगा। यानी कि नीचे आपका क्या हो जाएगा, तो 1 निकल के आ जाएगा, इसको मैं छोड़ देता हूँ मैं। ऊपर क्या हो जाएगा, तो देखिए अब ये देखिए 3 √2 प्लस का है, 3 √2 माइनस का है, तो कैंसिल हो जाएगा। 3 √3 में से 2 √3 घट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, √3 बचेगा, और ये ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंबवत हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। एक विकर्ण दूसरे विकर्ण से 10 सेंटीमीटर अधिक लंबा है। यदि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो समचतुर्भुज का परिमाप कितना होगा, ठीक है। तो मैं आपको चित्र के माध्यम से समझा देता हूँ कि मान लीजिए आपका समचतुर्भुज है, ठीक है। ये आपका एक विकर्ण है और ये दूसरा विकर्ण है, ठीक है। अगर ये छोटा वाला विकर्ण, इसकी लंबाई अगर x मैं मानता हूँ तो बड़े वाले विकर्ण की लंबाई क्या हो जाएगी, तो इससे 10 अधिक, यानी कि x + 10 हो जाएगी। और अगर किसी सम चतुर्भुज का विकर्ण अगर ज्ञात हो तो क्षेत्रफल के लिए फार्मूला क्या होता है, तो 1/2 d1 × d2, यानी कि x इंटू कितना हो जाएगा, तो x +
10 हो जाएगा। ठीक है, ये बराबर किसके हो जाएगा, तो ये दिया है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ x इंटू एक्स प्लस 10, ये बराबर किसके हो जाएगा, तो 6 दूना के 1200 के बराबर हो जाएगा। अब ऐसी दो वैल्यू लीजिए जिसका अंतर क्या आना चाहिए, तो 10 अंतर आना चाहिए, क्योंकि x में x प्लस 10 का अगर मैं गुणा कर दे रहा हूँ तो 1200 के बराबर हो जा रहा है, यानी कि अंतर 10 यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। देखिए इस 1200 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो 40 इंटू 30 लिख सकता हूँ, क्योंकि 40 में 30 का गुणा करूँगा तो 1200 हो जाएगा। अंतर कितने का आ जाएगा, 10 का अंतर आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये छोटी वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि x का मान निकल के आ गया 30 निकल के आ गया। तो अगर छोटी लेंथ अगर 30 है तो समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसका मतलब इसका आधा ये 15 हो जाएगा। अगर ये लेंथ देखिए 30 में 10 जोड़ूंगा तो 40 हो जाएगा, तो इसका आधा यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। तो 20, 15 और 25 इसका ट्रिपलेट होता है, यानी कि यहाँ से समचतुर्भुज की भुजा क्या निकल के आ गई, 25 सेंटीमीटर निकल के आ गई। आपसे इसका परिमाप पूछ रहा है, तो समचतुर्भुज का परिमाप क्या होता है, तो साइड इंटू 4 होता है। तो 25 में 4 का गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, तो इसका परिमाप हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। देखिए परिमाप क्या होता है, बाहर बाहर माप होता है, और समचतुर्भुज में जो चारों भुजाएं होती है बराबर होती हैं, यानी कि ये भी 25 हो जाएगा और ये भी 25 हो जाएगा, ये भी 25 हो जाएगा। चारों को जोड़ दीजिए तो 25 गुणा के 50 75, 25 चौको 100 हो जाएगा। और यही चीज़ को मैंने क्या किया, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया कि 25 इंटू 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो बहनों की वर्तमान आय का जो अनुपात है वो 5 अनुपात कितना है, 7 है। 4 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाता है, तो यह अनुपात हो जाता है 6 अनुपात 8 हो जाता है। कह रहा है कि छोटी बहन की वर्तमान आयु कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो देखिए छोटी बहन की वर्तमान आयु यानी इस 5 की वैल्यू आपको बतानी है, यानी कि जो भी आपका आंसर होगा 5 से डिविजिबल होना चाहिए। और अगर चारों ऑप्शन पे देखूँ तो 5 से सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी डिविजिबल है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी मैं इसको सॉल्व करना आपको बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे अंतर है आपका 2 का, और यहाँ पे भी अंतर है आपका 2 का। मैं आपको बता चुका हूँ कि कोई भी व्यक्ति है, मान लीजिए आज उससे आप 5 साल छोटे हैं, तो आज से 10 साल बाद या 20 साल बाद भी आप उससे 5 ही साल छोटे होंगे, यानी कि जो भी आपका अंतर होगा वो बराबर होना चाहिए। तो अंतर यहाँ पे बिल्कुल बराबर है, इसका मतलब ये 5 से 6 हो रहा है या ये 7 से 8 हो रहा है, दोनों में से किसी को भी आप चेक कर सकते हैं। यानी कि 1 की वृद्धि हो रही है और इसी 1 की वैल्यू दिया है 4, आपसे इस 5 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 इंटू 4 हो जाएगी। तो इस तरीके से 20 इसका एग्जैक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 88 से विभाज्य नहीं है। तो 88 से विभाज्य नहीं है, इसका मतलब जो भी इसके फैक्टर होंगे, चाहे मैं 4 की बात करूं, चाहे मैं 11 की बात करूं, चाहे मैं 8 की बात करूं, इनसे भी विभाजित नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आप चेक कर लीजिए। तो अगर मैं 4 से चेक करता हूं तो इसके लास्ट में 68 है, ये आपका विभाजित हो सकता है, 32 भी हो सकता है, 44 भी हो सकता है। इसके लास्ट में आपका 58 है, तो 58 आपका 4 से विभाजित नहीं होता है। तो देखिए जब 4 से विभाजित नहीं है तो 88 से कहाँ विभाजित होगा, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि 12 से आपको कह रहा है कि कोई संख्या विभाजित नहीं है, ठीक है, ऐसी संख्या जो 12 से विभाजित नहीं है, तो 12 का फैक्टर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इनके फैक्टर से भी आप चेक कर लीजिए। तो मान लीजिए 4 से, मान लीजिए कोई संख्या 25 है जो कि आपके 4 से विभाजित नहीं है, तो जब 4 से 25 विभाजित नहीं है तो 12 से कहाँ विभाजित होगी। तो इस तरीके से भी आप इसका आंसर निकाल सकते थे, और यही तरीका मैंने इसमें अप्लाई किया है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 18.5 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो शेष 4 संख्याओं का जो औसत है वो 16 हो जाता है। तो हटाई गई संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए हटाई गई संख्या अपने साथ 18.5 इतना तो लेके जाएगी ही जाएगी, क्योंकि कमी आ रही है। अब देखिए पहले अगर औसत 18.5 का था तो अब 16 हो जा रहा है, इसका मतलब कितने की कमी आ रही है, तो 2.5 की कमी आ गई। कितने पे, तो बचे हुए 4 लोगों पे। तो बचे हुए 4 लोगों पे ओवरऑल कितने की कमी आ जाएगी, तो 25 चौको 100 यानी कि 10 की कमी आ जाएगी। यानी कि जो भी बंदा हटाया गया है वो अपने साथ 18.5 तो लेके जाएगा ही जाएगा, साथ में 10 और अधिक लेके जाएगा। तो इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 28.5। यही इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए, बी और सी क्रमशः 60,000, 80,000 और 1,20,000 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। 1 वर्ष बाद उन्हें 78,000 का कुल लाभ मिलता है। तो कह रहा है कि सी का हिस्सा बी के हिस्से से कितना अधिक है।
तो मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी कोई व्यक्ति जितने रुपए का निवेश करता है और जितने समय के लिए निवेश करता है ना, उसी के गुणनफल के रेशियो में लाभ में उसको हिस्सा मिलता है। तो अगर मैं इनके निवेश का अनुपात निकाल देता हूं तो देखिए 4 जीरो यहाँ से कट जाएगा, 4 जीरो यहाँ से, 4 जीरो यहाँ से, यानी कि अगर ये 6 निवेश किया है तो ये आपका 8 निवेश करेगा, ये आपका 12 निवेश करेगा। यहाँ से इसको और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ तो देखिए 2 से कट करूँगा तो 3:4:6 हो जाएगा। ठीक है, अब ये विभाजित नहीं होगा तो ये इनके निवेश का अनुपात हो जाएगा और यही इनके लाभ का भी अनुपात होगा। तो यहाँ से टोटल लाभ कितना निकल के आ जाएगा, तो 6 4 10 3 13 हो जाएगा। इसी 13 की वैल्यू क्वेश्चन में दिया कितना है, तो 78,000 रुपये का क्या उसको मिलता है, लाभ मिलता है। आपसे पूछ रहा है कि सी का हिस्सा बी के हिस्से से, तो सी का हिस्सा है आपका 6, बी का हिस्सा है 4, इससे कितना अधिक है, तो 2 अधिक है, तो 2 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से अगर मैं 1 की वैल्यू निकालता हूँ तो 13 6 के 78, यानी कि कितना हो जाएगा, 6,000 हो जाएगा। 2 की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो 6,000 इंटू 2 क्या हो जाएगा, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 6 में 2 का गुणा करूँगा तो 12, 3 जीरो इसके साथ बढ़ जाएगा, तो 12,000 इसका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक केग में 3 नल ए, बी और सी लगे हुए हैं। यदि तीनों नल एक साथ खोले जाएं तो तीनों नल एक से ही 1/2 मिनट में पूरे केग को खाली कर सकते हैं। खाली करने की बात कर रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखते चला जा रहा हूँ। तो देखिए तीनों को अगर एक साथ अगर ओपन कर रहे हैं तो तीनों एक साथ कितने समय में खाली कर दे रहे हैं, तो ये खाली कर रहे हैं 1 से 1/2, यानी कि 2 1 में 2 और 1 3/2 मिनट में खाली कर दे रहे हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि यदि ए और बी को साथ खोला जाए तो कितने समय में, तो 3 मिनट में। तो ए और बी को अगर खोला जाए तो 3 मिनट में, तो मैं लिख देता हूँ 3 मिनट में। ठीक है, आगे कह रहा है कि बी और सी को अगर एक साथ खोला जाए तो 4 से 1/2, यानी कि 4 दूना के 8 और 1 9/2 में, यानी कि बी और सी मिलके 9/2 में खाली कर सकते हैं। यहाँ से इन तीनों का अगर एलसीएम निकालूंगा तो 3 3 9, इनका एलसीएम क्या निकल के आ जाएगा, तो 9 इनका एलसीएम निकल के आ जाएगा। भाग करूंगा तो 3/2 से 9 में भाग करूंगा तो 3 3 9, यानी कि 3 दुना के 6 क्या हो जाएगा, तो ये ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी हो जाएगी। 3 से भाग करूंगा तो 3 बार चला जाएगा, तो ये ए प्लस बी की एफिशिएंसी हो जाएगी। 9/2 से भाग करूंगा तो 2 बार चला जाएगा, तो ये बी प्लस सी की क्या हो जाएगी, इफिशियंसी हो जाएगी। चूंकि निकाल रहे हैं तो तीनों क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि ए और सी एक साथ खोलने पर के को कितने समय में खाली कर देंगे, तो ए और सी का तो निकाल देता हूं मैं। देखिए ए और बी की इफिशियंसी है -3 और तीनों की एक साथ इफिशियंसी है -6, तो -6 में से -3 घटा देंगे तो जो -3 आएगा ये किसकी इफिशियंसी निकल के आ गई, तो ये निकल के आ गई ए की। अब देखिए बी प्लस सी की एफिशिएंसी है -2, -6 में से -2 घटाएंगे तो -4 क्या हो जाएगा, तो ये आपकी निकल के आ गई बी की एफिशिएंसी। ए और बी को एक साथ कराना है तो एक साथ इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, तो 4 3 7 हो जाएगी। टोटल वर्क है आपका 9, 7 एफिशिएंसी से खाली करने में कितना समय लगेगा, तो 7 का में 7, यानी कि 1 से 2/7 इतने मिनट का समय लगेगा। और ये किस में दिया हुआ है, तो 9/7 यहाँ पे डायरेक्ट आपका दे दिया है ऑप्शन नंबर ए में, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित का मान क्या होगा। तो देखिए यही सेम फार्मूला मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, मैं दोबारा लिख देता हूँ कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3ab/c, इसकी वैल्यू बराबर किसके होती है, तो a प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस का ए बी माइनस का बी सी और माइनस का सी ए इसके बराबर होती है। अब इस चीज़ को अगर मैं ध्यानपूर्वक देखूं तो देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3ab/c। अब नीचे क्या दिया हो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -ab -bc और -ca, यानी कि इससे क्या हो जाएगा, ये पूरा आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, तो a प्लस बी प्लस सी बचेगा। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू रख दूंगा तो 2.3 प्लस 1.5 प्लस 1.2, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जोड़ूंगा तो 5 3 8 2 10 को 0 हो जाएगा, 1 2 2 4 और 1 5 हो जाएगा, यानी कि 5 ही इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या था, तो ये फार्मूला था। अगर आपको ये फार्मूला मालूम है तो आप इस क्वेश्चन को एकदम ओरली सॉल्व कर सकते थे बिना पेन उठाए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक असम, असम मतलब होता है इरेगुलर, यानी जिसकी साइड बराबर न हो, उसकी बात कर रहा है। खष्टभुज है जिसमें 6 भुजाएं हैं,
जिसके कोण दिया है 140 अंश, 80 अंश, 145 अंश, 155 अंश और 110 अंश है। तो कह रहे हैं कि अज्ञात जो अंतःकोण है उसकी माप कितनी होगी। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि किसी भी बहुभुज में अंतःकोणों के योगफल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है n-2 इंटू 180 होता है। ठीक है, यहाँ पे n की वैल्यू है 6, क्योंकि खष्टभुज है, तो 6 - 2 इंटू कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, 180 में 4 गुणा करेंगे तो 18 चौक 72 यानी कि 720 क्या हो जाएगा। तो इस जो खष्टभुज है इसके अंतःकोणों का योगफल हो जाएगा। 5 की वैल्यू दिया है तो मैं लिख देता हूँ 140 दिया है, 80 दिया है, 145 दिया है, 155 दिया है और 100 अंश दिया है। तो इन पांचों को जोड़ के 720 में से घटा दूंगा तो छठवां वाला जो अज्ञात अंतःकोण है वो निकल के आ जाएगा। तो जोड़ लेता हूं मैं। तो देखिए इन दोनों को जोड़ूंगा तो 100 200 हो जाएगा, 300 हो जाएगा, 400 हो जाएगा, 500 हो जाएगा और 8 4 12 120 हो जाएगा। इनकी 620 क्या हो जाएगा, तो इन पांचों अंतःकोणों का योगफल हो जाएगा। घटा दूंगा तो 100 क्या निकल के आ जाएगा, तो ये छठवां कोण निकल के आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि योगेश एक निश्चित राशि 10% वार्षिक दर पर निवेश करता है। 2 वर्ष बाद उसे चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 147 रुपये प्राप्त होते हैं। तो कह रहा है कि समान ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए संगत साधारण ब्याज कितना होगा, ये आपको बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी मैंने बहुत कराए हैं। यहाँ पे आपको रेट से खेलना होगा। रेट क्या है, 10% है। इसके फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो 1/10 होती है। तो जो भी वैल्यू ये नीचे में आएगी ना, 2 वर्ष की बात करेगा तो इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, 3 वर्ष की बात करेगा तो इसका क्यूब कर दीजिएगा। तो चूंकि 2 वर्ष की बात कर रहा है तो इसका स्क्वायर करेंगे, तो मैं मान लेता हूँ कि यही क्या है, मूलधन है। तो पहले साल का इस पे अगर 10% लगेगा ब्याज तो 10 रुपये ब्याज मिलेगा और दूसरे वर्ष भी 10 रुपये का ब्याज मिलेगा। लेकिन ये जो पहले वर्ष 10 रुपये का ब्याज लगा है, इस पे चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज होता है। जब इसका 10% निकालूंगा तो 1 रुपये इस पे अतिरिक्त ब्याज लगेगा। तो ये जो 3 होगा ये चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा और ये जो दोनों होगा ये क्या निकल के आ जाएगा, आपका साधारण ब्याज निकल के आ जाएगा। तो 10 10 20 और 1 21, 21 की वैल्यू क्वेश्चन में दिया कितना है, तो 147 दिया है। तो यहाँ से अगर मैं 1 की वैल्यू निकालता हूँ तो 21 का 7 गुना है ये, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 7। आपसे पूछ रहा है कि साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, तो 10 + 10 20 हो जाएगा। तो 20 की वैल्यू आपको बतानी है। तो अगर 1 की वैल्यू 7 है तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 × 7 यानी कि 140 क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 4 और 6 के तृतीय अनुपाती को आयत के आधार के रूप में उपयोग किया जाता है और पहली जो संख्या 4 है इसकी ऊंचाई है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए तृतीय अनुपाती क्या होता है कि जो भी पाद वाली वैल्यू है ना, इसका स्क्वायर करके और पहली वाली वैल्यू से भाग कर दीजिए, तो यही क्या हो जाता है, तृतीय अनुपाती हो जाता है। इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ तो देखिए 6 में 6 का गुणा करूँगा 36, 36 में 4 से भाग करूँगा तो 9 बार चला जाएगा। तो यहाँ से उसकी लंबाई निकल के आ गई 9, चौड़ाई दिया है 4, क्षेत्रफल पूछ रहा है तो क्षेत्रफल आयत का क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो 9 में 4 का गुणा करेंगे तो 36 वर्ग इकाई क्या निकल के आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राम के पास 10 रुपये, 20 रुपये और 5 रुपये के नोटों के रूप में कुल 1000 रुपये हैं। कह रहा है कि यदि 10 रुपये के नोटों की संख्या 20 रुपये के नोटों की संख्या से 16 अधिक है और 5 रुपये के नोटों की संख्या 20 रुपये के नोटों की संख्या की दोगुनी है, तो राम के पास मौजूद नोटों की कुल संख्या कितनी है, ये आपको बतानी है। तो इसमें 20 का बहुत जिक्र हुआ है, तो मैं मान ले रहा हूँ कि 20 रुपये के नोटों की संख्या अगर मैं मान लेता हूँ x है, तो 10 रुपये के नोटों की संख्या क्या हो जाएगी, तो 20 रुपये के नोटों की संख्या से 16 अधिक, तो 10 रुपये के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो x + 16 हो जाएगी। और 5 रुपये के नोटों की संख्या क्या है, तो 20 रुपये के नोटों की संख्या की दोगुनी है यानी कि 2x हो जाएगी। यहाँ से मैं रुपये में वैल्यू निकाल देता हूँ। तो देखिए 20 रुपये के अगर x नोट है तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 20 में x का गुणा कर दूंगा यानी कि 20x इतना रुपया हो जाएगा। 10 रुपये के x + 16 नोट है तो गुणा कर दूंगा तो 10x और प्लस कितना हो जाएगा, 160 इतना रुपया हो जाएगा। और 5 रुपये के 2x नोट है तो 5 दूना के 10x ये रुपये में वैल्यू हो जाएगी। और इन सब को जोड़ूंगा तो 1000 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि उनकी कुल कीमत जो है वो 1000 रुपये है। इसको सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकाल देते हैं। तो देखिए 10 और 20 कितने हो जाएंगे, 30, 30 और 10 कितना हो जाएगा, तो 40x हो जाएगा। अब 160 जब इधर जाएगा तो घट जाएगा तो 0 हो जाएगा, 10 में से 6 जाएगा 4 हो जाएगा और 9 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, 840 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से कट करूँगा तो ये 2 बार और 1 बार,
यानी x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, तो 21 निकल के आ गई। आपसे टोटल नोटों की संख्या पूछ रहा है, तो टोटल नोटों की संख्या क्या है, तो यही टोटल नोटों की संख्या है, इनको जोड़ देता हूँ मैं। तो x और 2x कितने x हो जाएंगे, 4x + 16, यही आपसे पूछ रहा है, इसी की वैल्यू पूछ रहा है। तो x की वैल्यू में 21 रख देता हूँ, तो 4 × 21 और प्लस कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा था कि 4x की वैल्यू 84 थी, तो 84 में अगर 16 जोड़ूंगा तो 100 क्या हो जाएगा, तो ये नोटों की संख्या हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 अंकों की संख्या जो कि आपको ये दी गई है 45 से अगर विभाज्य है और a और b धनात्मक पूर्णांक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहा है, तो a + b का मान कितना होगा ये आपको बताना है। तो मैं संख्या लिख देता हूँ 7, a, 3, 5 और b। अब ये 45 से विभाज्य है, इसका मतलब जो भी इनके फैक्टर होंगे, चाहे मैं 3 की बात करूँ, चाहे मैं 9 की बात करूँ, चाहे मैं 5 की बात करूँ, इनसे भी विभाजित होनी चाहिए। तो 5 से विभाज्यता का नियम यही कहता है कि किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पे या तो 0 हो या तो 5 हो, तभी जाके वो 5 से विभाजित होगी। तो 0 तो आपका धनात्मक पूर्णांक नहीं है, तो ये वाली वैल्यू तो नहीं रख सकते हैं, यानी कि हमें क्या रखना पड़ेगा, 5 रखना पड़ेगा। और जैसे ही 5 रखेंगे तो b की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 5 निकल के आ गई। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, 3 से ना चेक करके 9 से चेक करूँगा, क्योंकि अगर 9 से विभाजित है तो 3 से विभाजित होगी, तो डायरेक्ट मैं 9 से चेक करूँगा। तो 9 से विभाजितता का नियम क्या कहता है कि अंकों का योग आपका 9 से विभाजित होना चाहिए। तो चेक कर लेता हूँ मैं, तो देखिए 7, 3, 10 हो जाएगा, 10, 5, 15 हो जाएगा, और 15 और 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब 20 में क्या जोड़ूँ, यानी इस a की जगह पे क्या रखूँ कि 20 में अगर मैं जोड़ूँ तो वो 9 से विभाजित होना चाहिए। तो a की जगह पे अगर मैं 7 रखूँगा तो 20 और 7 27 हो जाएगा। तो 27 आपका 9 से विभाजित है, इसका मतलब a की वैल्यू हो जाएगी 7 और b की वैल्यू हो जाएगी 5। a + b की वैल्यू पूछ रहा है, तो 7 में 5 जोड़ूंगा तो 12, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 9 मजदूर 12 दिनों में एक दीवार बना सकते हैं, तो कह रहा है कि समान गति से कार्य करने वाले 6 मजदूरों को वही दीवार बनाने में कितना समय लगेगा। देखिए 9 मजदूर 12 दिनों में किसी दीवार को बना सकते हैं, और इसी समान कार्य को अगर 6 मजदूर करते हैं तो कितने दिनों में करेंगे। तो सॉल्व कर दूंगा मैं, तो 6 दूना के 12 हो जाएगा, 9 में 2 का गुणा करूंगा तो लगने वाले दिनों की संख्या क्या निकल के आ जाएगी, 18 निकल के आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक विज्ञान प्रयोग में रसायन x, y और z को क्रमशः 5:2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि मिश्रण का कुल वजन अगर 100 ग्राम है तो रसायन y की कितनी मात्रा मौजूद है। तो मैं मान लेता हूँ कि x, y, z ये जो तीनों रसायन है वो 5, 2 और 3 ही है क्रमशः। तो अगर टोटल मैं यहाँ से निकालूँ तो 5, 2, 7, 3, 10 है। तो इस 10 की वैल्यू क्वेश्चन में दिया कितना है, तो 100 ग्राम दिया है। तो यहाँ से अगर 1 की वैल्यू निकालूंगा तो 10 ग्राम निकल के आ जाएगा। रसायन y की वैल्यू पूछ रहा है और y की वैल्यू 2 हमने माना था, तो अगर 1 की वैल्यू 10 है तो 2 की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो 20 ग्राम इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पार्क को समकोण त्रिभुज के आकार में बनाया जाता है, जिसकी दो भुजाएं की माप जो है, इनकी चौड़ाई क्रमशः 13 मीटर और 84 मीटर है। 2 मीटर की एक समान चौड़ाई वाला एक वृत्ताकार ट्रैक इस प्रकार बनाया जाता है कि इसकी y जो सीमा है वो त्रिभुजाकार पार्क के परिवृत्त के साथ संपाती है। तो इस वृत्ताकार ट्रैक की आंतरिक सीमा की परिधि कितनी होगी। ध्यान दीजिएगा, आंतरिक सीमा की परिधि आपसे पूछ रहा है। मैं आपको ये क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन में वैसे कुछ भी नहीं है। ये आपका समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ये आपका 13 है, ये 84 है। आपको ज्ञात होना चाहिए कि 13, 84 और 85 का ट्रिपलेट होता है। अगर मान लीजिए आपको नहीं भी मालूम है तो आप निकाल सकते हैं। तो 84 का स्क्वायर अगर मैं करूँगा तो देखिए इसको निकालूंगा कैसे, मैं आपको समझा दे रहा हूँ यहाँ पे लिख के। तो देखिए 84 हो गया, 4 में 4 का गुणा करूँगा तो 16 को 6, 1 हो जाएगा। 8 चौक 32 दूना के 64 हो जाएगा, इसका मैंने इसमें गुणा किया, इसका मैंने इसमें गुणा किया है। तो 8 चौक 32, सेम चीज़ यहाँ पे आएगी, 32 दूना के 64 और 1 कितना हो जाएगा, 65 को 5 हो जाएगा। 6 आपका कैरी हो जाएगा, तो 8 में 8 का गुणा करूँगा तो 64 हो जाएगा, और 64 और 6 कितना हो जाएगा, तो 70 हो जाएगा। 13 का स्क्वायर आप जानते ही हैं कि 169 होता है। दोनों को जोड़ूंगा मैं, तो इसको और इसको मैं जोड़ रहा हूँ, तो 9, 6, 15 को 5 हो जाएगा, 6, 5, 11, 12 को 2 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 70 और 2 72 हो जाएगा। और 72 और 25 आपको मालूम होना चाहिए कि 85 का स्क्वायर है। नहीं मालूम है तो 85 का स्क्वायर निकालते कैसे हैं, तो जिसके लास्ट में 5 होता है तो इस 5 का स्क्वायर करिए 25,
और इस 8 से 1 बढ़ा दीजिए, तो 8 से 1 बढ़ाएंगे 9, 9 में 8 का गुणा करेंगे तो 72 क्या हो जाएगा, तो यही इस 85 का स्क्वायर हो जाएगा और यही वैल्यू आ रही है। तो मैंने डायरेक्ट इस वैल्यू को पहले ही लिख दिया था, ये आपको मालूम होना भी चाहिए, अगर नहीं मालूम है तो आप ऐसे निकाल भी सकते हैं। तो देखिए इस पे अगर कोई परिवृत्त बनाते हैं, परिवृत्त क्या हो जाएगा कि बाहर बाहर इन तीनों से इसको क्या करेगा, टच करेगा, कुछ ऐसे बनेगा। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ कि अगर परिवृत्त बनाते हैं तो कुछ ऐसे बनेगा। तो इस परिवृत्त की जो त्रिज्या हो जाएगी ना, ये जो कर्ण हो जाएगा इसी के आधे के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से त्रिज्या क्या निकल के आ जाएगी, तो त्रिज्या सीधे सीधे 85/2 निकल के आ जाएगी। अब इसके अंदर अंदर कितने मीटर, तो 2 मीटर एक समान का मान लीजिए इतनी चौड़ाई का रास्ता बनाया जाता है, ये ऐसे बनाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ अगर 2 है तो जो अंदर वाला जो वृत्त बन रहा है ना, इसी की परिधि आपको बतानी है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक की लेंथ अगर 85/2 है, तो अगर इसमें से मैं 2 घटा दूंगा तो जो अंदर वाला वृत्त है इसकी क्या निकल के आ जाएगी, त्रिज्या निकल के आ जाएगी। तो यहाँ से घटाऊंगा मैं तो 85 में से 4 घट जाएगा तो 81/2 क्या निकल के आ जाएगी, इसकी त्रिज्या निकल के आ जाएगी। परिधि बराबर क्या हो जाएगा, 2πr हो जाएगा। पाई की वैल्यू पाई रखूंगा मैं, आर की वैल्यू 81/2 निकल के आ गई है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 81 पाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आंकड़ा समुच्चय, ये जो आपको आंकड़े समुच्चय दिए गए हैं, कह रहा है कि इनका समांतर माध्य क्या होगा। तो समांतर माध्य क्या होता है कि इन सारे पदों को आप जोड़ लीजिए और पदों की संख्या से अगर आप भाग दे देंगे तो यही आपका समांतर माध्य या औसत उसी को कह सकते हैं या माध्य उसी को कह सकते हैं, तीनों एक ही बात होती है। ठीक है, तो जोड़ लीजिए। तो देखिए 2 5 2 7 7 14, 14 और 8 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 22 और 6 28, 1 29, 29 और 3 कितना हो जाएगा, 32, 32 और 5 37, 37 और 2 39 और 4 कितना हो जाएगा, 43 को 3 हो जाएगा। 4 कैरी हो जाएगा, 4 1 5, 2 7, 3 10, 4 14, 14 5 19, 6 25, 25 और 7 32 और 8 कितना हो जाएगा, 40 49, 49 और 10 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 59 हो जाएगा। पदों की संख्या कितनी है, तो देखिए 3 3 6 हो जाएगा और 4 10, यानी पदों की संख्या 10 है तो 10 से भाग कर देंगे तो बस जो दशमलव हो जाएगा एक स्थान पर लग जाएगा, तो 59.3 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आर का जो व्यय है उसके वेतन का 65% है। यदि उसका वेतन 10% बढ़ जाता है और उसकी जो बचत है वो पिछली बचत से 3150 अधिक हो जाती है, तो उसका व्यय जो है उसके वेतन का 60% हो जाता है, तो उसका वर्तमान वेतन कितना होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो उसका वेतन मैं मान लेता हूँ कि पहले उसका वेतन अगर 100 था, उसमें से 65% अगर ये खर्च करता था तो बचाता कितना होगा, 35% बचाता होगा। अब करें कि अगर उसका वेतन 10% बढ़ जाता है तो ये 10% बढ़ेगा, इसका मतलब इस पे 10 की वृद्धि होगी, तो ये बढ़ के कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। और कह रहे हैं कि जो उसका व्यय है उसके वेतन का 60% हो जाता है, तो उसका वेतन कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। इसका 60% अगर मैं निकालूंगा तो ये हो जाएगा 66 हो जाएगा। यानी कि अगर 65 था तो 66 हो जा रहा है, यानी कि 1 की वृद्धि हो रही है। देखिए यहाँ पे 10 की वृद्धि हो रही है, यहाँ पे 1 की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पे कितने की वृद्धि होगी, तो ऑब्वियस सी बात है 9 की वृद्धि होगी, तभी जाके यहाँ पे 10 की वृद्धि हो पाएगी। और इसी 9 की वृद्धि, इसी की वैल्यू क्वेश्चन दिया कितना है, तो 3150 अधिक हो जाता है, यानी इसी 9 की वैल्यू दिया है 3150 दिया है। आपसे क्वेश्चन पूछ के रहा है कि उसका वर्तमान वेतन, तो वर्तमान वेतन यहाँ से मैं निकाल देता हूँ, 1 की वैल्यू निकाल देता हूँ मैं। तो 1 की वैल्यू हो जाएगी, 9 से भाग करूँगा तो 9 3 27 हो जाएगा, 4 45, 9 5 45, यानी कि 350 क्या हो जाएगा, 1 की वैल्यू हो जाएगी। वर्तमान वेतन यानी कि 100 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या कर दूंगा, दोनों साइड 2 2 जीरो बढ़ा दूंगा, तो 350 इसके साथ 1 2 जीरो बढ़ जाएगा, तो 35,000 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। जो ऑफिशियल आंसर की है उसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है, जो कि गलत है, क्योंकि अगर बढ़ा हुआ वेतन 110% की अगर वैल्यू पूछता तब जाके ये 38,500 आता, पर आपसे उसका वर्तमान वेतन पूछ रहा है और वर्तमान वेतन हमने माना कितना था, तो 100 माना था, तो इसी 100 की वैल्यू 35,000 होगी, तो इसका करेक्ट आंसर 35,000 होना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेखराज एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। यदि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाती है और विक्रय मूल्य में 10% की कमी की जाती है, तो लेखराज को कितने प्रतिशत की हानि होगी, ये आपको बताना है। तो देखिए पहले अगर मैं मान लेता हूँ 100 रुपये का खरीद के लाया था, तो 25% के लाभ पे यानी कि 125 में बेच रहा था। कह रहा है कि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, यानी कि बढ़ के 120 हो जाएगा।
और विक्रय मूल्य में 10% की कमी हो रही है, तो 125 का 10% की कमी करेंगे तो कितना हो जाएगा 90%, तो 90/100 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करूँगा तो 25 × 5 125 और ये 4 बार चला जाएगा। अब इसको और सिंप्लीफाई करूँगा तो 9 × 5 45 यानी कि 450 बटा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी अब ये इसका विक्रय मूल्य है। ठीक है, तो प्रतिशत हानि की बात कर रहा है, इसका मतलब क्रय मूल्य क्या हो जाएगा इससे अधिक होगा। यहाँ से इस 4 का इसमें गुणा कर दूंगा तो 12 चौक 48 यानी 480 में खरीद के लाया था, 450 में बेच रहा है। इसका मतलब 30 रुपये की हानि होगी कितने पे 480 पे। प्रतिशत हानि आपसे पूछ रहा है तो 100 से गुणा कर दूंगा। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से कट करूँगा तो 1 हो जाएगा और 3 छः 18 16 बार चला जाएगा। 4 से कट करूँगा तो ये 4 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। 25/4 इसकी वैल्यू क्या होती है तो 6.25% होती है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो ठोस अर्धगोला को आपस में जोड़कर एक गोला बनाया जाता है, तो ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लगभग कितने % कम हो जाएगा। तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि मान लीजिए पहला अर्धगोला ये है और दूसरा अर्धगोला ये है, तो इस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr² होता है। ठीक है, तो इसका भी 3πr² हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा तो 6πr² हो जाएगा। ठीक है, जब इसको मैं जोड़ देता हूँ तो कुछ इस तरीके से जुड़ जाएगा तो पूरा एक गोला बन जाएगा। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr² होता है। तो पहले 6πr² था, अब जाके 4πr² हो जा रहा है। तो कितने की कमी हो जा रही है तो 2πr² की कमी हो जा रही है कितने पे तो 6πr² पे हो जा रही है। प्रतिशत कमी बताने के लिए 100 का गुणा कर दूंगा मैं। तो देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से कट करूंगा तो 3 बार, तो 1/3 की प्रतिशत वैल्यू क्या होती है तो 33.33% होती है। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भूतल पर स्थित एक बिंदु से एक वृक्ष के शीर्ष का जो उन्नयन कोण है वो 30 अंश है। वृक्ष की ओर 10 मीटर चलने पर उन्नयन कोण जो है वो 60 अंश हो जाता है। तो वृक्ष की ऊंचाई कितनी होगी आपको बतानी है। तो मैं मान ले रहा हूँ कि वृक्ष की ऊंचाई ये है, ठीक है, और ये भूतल पर कोई बिंदु ये है, यहाँ से इसका उन्नयन जो कोण है वो कितने अंश का है तो 30 अंश का है। अब कह रहा है कि वृक्ष की तरफ कितना चल रहा है तो 10 मीटर चलने पे ये उन्नयन कोण कितना हो जा रहा है तो 30 से बढ़ के 60 अंश हो जा रहा है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि इस वृक्ष की ऊंचाई, ये पूछ रहा है आपसे, सिंपल सा क्वेश्चन है। tan 60 अंश का मान कितना होता है तो कर्णी में 3 होता है। अगर ये कर्णी में 3 है तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। tan 30 अंश का मान क्या होता है तो 1/कर्णी में 3 है। तो अगर ये 1 है तो ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी कर्णी में 3 हो जाएगी। लेकिन 1 की जगह पे कर्णी में 3 है, इसका मतलब कर्णी में 3 का गुणा किया गया है, तो इसमें भी क्या करूँगा मैं कर्णी में 3 का गुणा कर दूँगा। ठीक है, यानी कि अगर ये पूरी लेंथ कर्णी में 3 है तो ये नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी तो इसका गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 3 है और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 1 है, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 हो जाएगी। और 2 की वैल्यू 10 मीटर दिया है, आपसे कर्णी में 3 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 1 की वैल्यू निकालूंगा तो 5 मीटर हो जाएगी। कर्णी में 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी तो 5 कर्णी में 3, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये किस ऑप्शन में दिया है तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a+b और a-b का मध्यानुपाती अगर x है तो x का मान कितना होगा। ठीक है, तो मध्यानुपाती क्या होता है कि सिंपल सा आपको क्या करना है कि इन दोनों का प्रोडक्ट लेके उसका रूट ले लेंगे, यानी कि रूट में एक ब्रैकेट में a+b, दूसरे में a-b हो जाएगा। गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा तो देखिए इसका होता है a² - b² हो जाएगा, तो रूट में a² - b², यही इसका करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x की वैल्यू अगर इतना है तो आपसे पूछ रहा है कि x² माइनस इतना का मान कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं x की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो देखिए 225 का रूट कितना हो जाएगा तो 15 का स्क्वायर होता है 225, रूट लेंगे तो 15 हो जाएगा। 484 आपका 22 का स्क्वायर होता है, रूट लेंगे तो 22 हो जाएगा। 22 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 37 x की वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ से जो पूछ रहा है उसमें x की वैल्यू रख दीजिए, तो 37 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस ब्रैकेट में रूट में 225 का स्क्वायर है, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा तो रूट हट जाएगा 225 हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा तो 32 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 37 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा तो 32 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर मैं एक साथ लेता हूँ 225 को अभी छोड़ दे रहा हूँ मैं, तो a² - b², एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा तो a+b हो जाएगा और दूसरे में a - b हो जाएगा। तो 37 में से 32 में घटा दूंगा
तो कितना हो जाएगा, इसको 225 को एज से लिख देता हूँ मैं। तो इसको जोड़ूंगा तो देखिए 7 और 2 9 हो जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएगा, और इंटू घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा तो 225 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका गुणा करेंगे तो 9 पचे 45 हो जाएगा, और 6 पचे 30, और 4 कितना हो जाएगा तो 34 हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा तो 225 हो जाएगा। घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि 120 क्या हो जाएगा, तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 क्रमागत पूर्णांकों का औसत अगर 10 है तो सबसे छोटा पूर्णांक कितना होगा। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन जब भी आता है ना, तो जो भी आपका औसत होगा वो बीचों बीच वाली संख्या हो जाएगी। तो औसत 10 है, इससे पहले क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, क्योंकि क्रमागत है, इससे पहले 8 हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, और ये 12 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगी, पांचों क्रमागत पूर्णांक संख्या हो जाएगी। तो आपसे पूछ रहा है कि सबसे छोटी, तो सबसे छोटी वैल्यू क्या दिख रही है 8 दिख रही है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन है, जैसे मैं मान लेता हूँ, आपको एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ कि मान लीजिए 2 4 6 8 और 10 है, इनका आपको औसत निकालना है। तो औसत क्या हो जाएगा कि जब भी गैप समान हो या जब भी संख्याएं क्रम से हो, तो पहली और अंतिम जो संख्या हो जाएगी ना, इनको जोड़ के डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो वहीं औसत निकल के आ जाएगा। तो जब भी विषम संख्याएं हो ना, तो जो बीचों बीच वाली संख्या होगी वही औसत होगी। आप देख लीजिए कि 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12, 12 का आधा हो जाएगा 6, तो यही क्या हो जाएगा, बीचों बीच वाली जो संख्या हो जाएगी वही औसत हो जाएगी। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि 5 जो कि विषम है, क्रमागत भी है, और औसत अगर 10 दिया, इसका मतलब 10 जो होगा वो बीचों बीच में पड़ेगा। तो इसके पहले वाली क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी, इसके पहले वाली 8 हो जाएगी, इसके बाद वाली दो संख्या क्या हो जाएगी 11 और 12 हो जाएगी। आपसे सबसे छोटी पूर्णांक पूछ रहा है, तो सबसे छोटा 8 है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक डिलीवरी वैन पहले 100 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, अगले 150 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और अंतिम 50 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, तो संपूर्ण यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी होगी, ये आपको बतानी है। तो देखिए औसत चाल क्या होती है, कुल दूरी यहाँ पे क्या हो जाएगी, तो 100 प्लस 150 हो जाएगा, और प्लस 50 हो जाएगा, ये टोटल दूरी हो जाएगी। और टोटल दूरी तय करने में लगा समय क्या हो जाएगा, तो 100 किलोमीटर को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय कर रहा है, तो 2 घंटे में तय कर देगा। प्लस 150 को किस स्पीड से तय कर रहा है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो ये समय हो जाएगा। और 50 किलोमीटर प्रति घंटा को किस स्पीड से, तो 40 से, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे समय हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो ऊपर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 200 और प्लस 100 300 हो जाएगा। नीचे वाली वैल्यू को सॉल्व कर लेता हूँ मैं। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से कट करूँगा तो 3 पचे 15 हो जाएगा, 3 दुना के 6 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 दुना के 8 हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे 2 बार, 5 में 2 का गुणा करेंगे 10 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा। तो 10 5 15 हो जाएगा, 15 और 8 कितना हो जाएगा, तो 23 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 23, और 4 का क्या हो जाएगा, ऊपर गुणा हो जाएगा, तो इंटू 4 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 4 3 12, यानी कि 1200 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो मैं देख लेता हूँ कितनी बार जाएगा, तो 23 में 5 का गुणा करता हूँ, तो 23 इंटू 5, 5 ते 15 हो जाएगा, 5 दुना के 10 और 1 11, यानी कि 5 बार तो चला जाएगा, तो 5 हो जाएगा। कितना शेषफल बचेगा, तो 5 और 0 50 हो जाएगा, 23 दुना के 46 हो जाएगा, यानी कि 52 दशमलव समथिंग करके आना चाहिए। और चारों ऑप्शन पे देखूँ तो इसमें 54 है, इसमें 48 है, इसमें 50 है, 52 सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगा। तो हमेशा एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो ऑप्शन को ज़रूर देखिएगा कि किस तरीके के ऑप्शन हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऑप्शन के थ्रू भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं बिना सॉल्व किए ही। तो क्वेश्चन लगाते समय ऑप्शन को ज़रूर देखा करिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कॉलेज में विज्ञान और कला के विद्यार्थियों का जो अनुपात है उसके 3 बैचों में प्रत्येक के लिए अलग अलग है। बैच ए में जो अनुपात है वो 5:8 है, यानी कि किसका, तो साइंस और आर्ट का। ठीक है, तो ए में कितना अनुपात है, ये तो ए में अनुपात है 5:8 है। बी में कितना अनुपात है, तो ये है आपका 7:11 है।
और सी में कितना अनुपात है, तो ये है 3:5 है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि किस बैच में विज्ञान के विद्यार्थियों का जो सर्वाधिक अनुपात है, ये आपको बताना है। जो पहला क्वेश्चन इस वीडियो का था, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, बस इसकी भाषा अलग कर दिया है। तो देखिए विज्ञान की बात कर रहा है, तो देखिए 5 लोग हैं, कितने लोगों पे, तो 8, 5, 13 लोगों पे हैं। 7 लोग कितने पे हैं, तो 11 और 7 18 लोगों पे हैं। और 3 लोग कितने हैं पे हैं, तो 5 और 3 8 लोगों पे हैं। तो चेक कर लीजिए कि इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो देखिए अगर मैं गुणा करता हूँ, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, तो 13 सत्ते 91 हो जाएगा और 18 पचे 90 हो जाएगा, तो ये तो नहीं होगा। 7/18 और 3/8 इसमें से मैं चेक कर लेता हूँ, तो 8 सत्ते 56 हो जाएगा, 18 तें 54 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो इस हिसाब से 7/18 यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये किस में है, तो ये बैच बी में है, तो बैच बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई व्यापारी 2400 रुपये में माल खरीदता है, वह माल का 1/3 भाग 20% के लाभ पर बेचता है और माल का 1/4 भाग 10% के हानि पर बेचता है तथा शेष माल को क्रय मूल्य पर बेचता है, तो समग्र लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो बात क्या कर रहा है, 1/3 की और 1/4 की बात कर रहा है। तो जो भी इसके नीचे वाले वैल्यू होगी ना, इसी का एलसीएम मैं मान लेता हूँ कि इतने ही माल खरीदता है, तो 4 तें 12 माल खरीदता है। तो इसका 1/3 भाग, 1/3 मतलब कितना हो जाएगा, तो 4 भाग 20% के लाभ पे, तो लाभ है तो प्लस में मैं लिख दूंगा 20% के लाभ पे। 1/4 भाग कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। इसको 10% की हानि पे, तो -10 हो जाएगा। और बाकी का जो बचा है उसको क्रय मूल्य पे बेचता है, तो उस पर न तो लाभ होगा न तो हानि होगा। इसका मतलब इन्हीं दोनों पे मैं चेक कर लेता हूँ। तो देखिए ओवरऑल क्या हो जाएगा, तो देखिए 4 पे अगर 20% का, प्रति पे 20% का लाभ हो रहा है, तो 4 पे कितने का लाभ हो जाएगा, तो 20 को 80% का लाभ हो जाएगा। 3 पे 10% की हानि के हिसाब से टोटल कितनी हानि हो जाएगी, तो 10 या 30% की हानि हो जाएगी। तो ओवरऑल कितने परसेंट का लाभ या हानि होगा, तो 80 में से 30 अगर मैं घटा देता हूँ, तो 50% का अभी भी उसको लाभ हो रहा है। इसको बांटेंगे कितने में, तो टोटल 12 माल खरीदा है, इन 12 में बांट दूंगा मैं। तो भाग करूंगा तो कितनी बार चला जाएगा, तो 12 चौक 48, 4 बार चला जाएगा, 2/12 हो जाएगा। अब इसको और सिंप्लीफाई अगर मैं करूं, तो इसको लिख सकता हूं 4 सही 1/6%। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी इतने परसेंट का लाभ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 14 गुना और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल अगर 56 है तो भाज्य कितना होगा, ये आपको बताना है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए भाग करते हैं, तो इसको बोला जाता है भाज्य। ठीक है, जिससे भाग देते हैं इसको बोला जाता है भाजक। और ये जो निकल के आता है इसको बोला जाता है भागफल। और यहाँ पे जो नीचे आता है इसको बोला जाता है शेष। तो यहाँ से एक फार्मूला बनता है कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस कितना होता है, तो शेष होता है। ठीक है, बस इसी फॉर्मूले पे इस क्वेश्चन को हम लगाएंगे। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो भाजक है वो भागफल का क्या है, तो 14 गुना है। यानी कि भागफल को अगर मैं x मानता हूँ, तो भाजक क्या हो जाएगा, इसका 14 गुना, यानी कि 14x हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है कि शेषफल का 5 गुना है, यानी कि जो भाजक 14x है, इसको मैं लिख देता हूँ, जो 14x है, शेषफल जो कि 56 दिया है, इसका 5 गुना है। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल देता हूँ। तो देखिए 14 चौको 56, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 20 निकल के आ जाएगी। आपसे पूछ क्या रहा है कि भाज्य, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। तो भाजक कितना दिया है, 14x दिया है, तो 14 इंटू एक्स की वैल्यू निकल के आ गई 20, इंटू भागफल, भागफल कितना दिया है, तो x जिसकी वैल्यू 20 निकल के आ गई, और प्लस शेषफल जो कि क्वेश्चन में दिया है 56 है। तो यही इसका क्या निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि इसमें तो लास्ट में 0 आएगा ही आएगा। यानी कि जब 56 को जोड़ूंगा तो लास्ट में क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। और इन चारों ऑप्शन में से लास्ट में 6 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं कि 14 दुना के 28 दुना के कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। 56 के बाद से 2 जीरो और 56 इसमें जोड़ेंगे तो 56 क्या हो जाएगा, इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक जोड़ी जूते का जो अंकित मूल्य है वो 2800 रुपये है और उस पर 18% की व्यापारिक छूट दी जाती है। एक विशेष ऑफर के तहत एक ग्राहक छूट प्राप्त मूल्य पर 5 जोड़ी जूते खरीदता है। ठीक है, तो देखिए 2800 उसकी कीमत थी,
लेकिन इस पे 18% की छूट मिल रही है, इसका मतलब 82% पे वो खरीदा होगा। और इस कीमत पे कितनी जोड़ी, तो 5 जोड़ी जूते खरीदता है। आगे कह रहा है कि और उसे छूट प्राप्त मूल्य से, यानी कि छूट प्राप्त मूल्य क्या है, तो ये जो है वो छूट प्राप्त मूल्य है। मैं लिख देता हूँ कि 2800 इंटू 82/100, इस छूट प्राप्त मूल्य पर उसे 50% की छूट पर अतिरिक्त दो, यानी कि इस पे भी 50% फिर से छूट मिलती है। और इस पे कितने जोड़ी, तो 2 जोड़ी जूते खरीदता है। तो कह रहा है कि ग्राहक के लिए 7 जोड़ी जूते का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो यही आंसर हो जाएगा। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 28 इंटू 82 हो जाएगा, और प्लस 28 इंटू 82 हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ 28 इंटू 82 कॉमन ले लूँगा तो 5 में 1 जोड़ूंगा तो 6 हो जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, गुणा करके भी चेक कर सकते हैं, या आप डिविजिबिलिटी से चेक कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 3 का फैक्टर दिख रहा है 6 में, तो 3 से मैं चेक कर लेता हूँ। देखिए 6 6 3 7 1 8, ये आपका 3 से विभाजित नहीं है तो ये आंसर नहीं होगा। 3 हो जाएगा, 8 और 1 9 हो जाएगा, 7 6 13, ये भी आपका 3 से विभाजित नहीं है तो ये भी नहीं होगा। 7 7 14 15 3 6, ये आपका 3 से विभाजित है तो ये आंसर हो सकता है। 3 6 6 भी विभाजित है, 7 और 1 8, ये भी आपका 3 से विभाजित नहीं है। तो सिर्फ आप 3 से चेक करके एग्जैक्ट आंसर निकाल सकते हैं, बाकी आप गुणा करेंगे तो 13,776 ही आएगा। आप गुणा करके देख सकते हैं, चूंकि गुणा करना थोड़ा सा कठिन है तो इसलिए मैंने ऑप्शन एलिमिनेट करके करेक्ट आंसर बता दिया। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 4 और 20 का तृतीयानुपाती अगर m है तथा m और 50 का तृतीयानुपाती अगर n है तो n का मान कितना होगा। तो तृतीयानुपाती क्या होता है, यानी कि m की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो जो बाद वाली वैल्यू है जो 20 है तो इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, पहली वाली वैल्यू। तो 4 से भाग करेंगे तो 5 बार, यानी कि 20 25 100 क्या हो जाएगा, तो ये m की वैल्यू हो जाएगी। आगे कह रहा है कि m और 50 का तृतीयानुपाती n है, तो n की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी, तो 50 इंटू 50, क्योंकि बाद में 50 है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा m की वैल्यू 100 है। तो सिंप्लीफाई कर दूंगा तो 5 में 5 का गुणा करूंगा तो 25 क्या हो जाएगा, तो यही n का मान हो जाएगा। और आपसे क्वेश्चन में n का ही मान पूछ रहा था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पानी की एक गोलाकार टंकी का आंतरिक जो व्यास है वो 10 मीटर है। यदि टंकी को 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की लागत से एक सामग्री से लेपित किया जाता है तो संपूर्ण आंतरिक पृष्ठ को लेपित करने के लिए कुल लागत कितनी हो जाएगी। तो देखिए व्यास अगर 10 मीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो इसकी आधी यानी कि 5 मीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी। तो आंतरिक पृष्ठ पे लेप किया जाता है, सिंपल से आपसे पूछ रहा है कि बस इसका क्या निकालना है आपको, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। और गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, तो 3.14 लेनी है, इंटू आर स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर यानी कि 5 इंटू 5 हो जाएगा। और कितने रुपए के हिसाब से, तो 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर से, तो 5 से गुणा कर दूंगा तो इतना रुपया निकल के आ जाएगा। बस इसको सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए 5 पचे 25, चौको 100 हो जाएगा, 100 का 3.14 में गुणा करेंगे तो 314 निकल के आ जाएगा, और इंटू 5 यही रुपये में आंसर हो जाएगा। सिंप्लीफाई करूँगा तो 5 चौको 20 हो जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा, और 5 ते 15 हो जाएगा, यानी कि 1570 रुपये का क्या लगेगा, तो इतना ही लागत लगेगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य अगर 12.5 है तो लुप्त बारंबारता p का मान कितना होगा। तो देखिए, तो माध्य बराबर क्या होता है, जब बारंबारता के फॉर्म में आंकड़े दिए गए हैं तो माध्य बराबर क्या होता है, तो समेशन ये होता है fx, और डिवाइडेड बाई क्या होता है, तो समेशन f होता है। बस इसी वाले फार्मूले पर रख देंगे। तो माध्य की वैल्यू कितना दिया है, तो 12.5 दिया है। समेशन fx करेंगे तो देखिए f आपका ये रहा, x आपका ये रहा, तो गुणा कर लेंगे पहले। तो 10 में 5 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 50 हो जाएगा, और 15 में p का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15p हो जाएगा। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा समेशन fx, तो ये हो जाएगा 50 प्लस 15p हो जाएगा, डिवाइडेड बाई समेशन f कितना हो जाएगा, तो समेशन f करेंगे तो 5 प्लस p हो जाएगा। तो लिख देता हूँ मैं 5 प्लस p हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लूँगा तो इसका तिर्य गुणा इधर हो जाएगा, तो गुणा करूँगा मैं तो 5 पचे 25 हो जाएगा, और 12 पचे 60 और 2 62 हो जाएगा, यानी कि 62.5 हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा 12.5 हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा, तो 50 प्लस 15 p के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब p को अगर एक तरफ कर दें
यहाँ पे आपका p हो जाएगा। तो p को अगर एक तरफ कर दूँ तो 15 में से 12.5 अगर घट जाएगा तो 13 और 2 15 यानी कि 2.5 p हो जाएगा। बराबर किसके हो जाएगा, तो 62.5 में से 50 घटाएंगे तो 50 10 60 यानी कि 12 दशमलव कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। दोनों में दशमलव एक स्थान पे है तो दशमलव हट जाएगा तो 25 5 125 यानी कि p की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 5 निकल के आ गई। और यही इसका करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इस तरीके से 8 मई को तीनों शिफ्टों में जो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का पेपर हुआ था उसके जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे तीनों शिफ्टों के, उनको मैंने इस वीडियो में एक एक करके सॉल्व करा दिया है। कोशिश किया है कि आपको उसी तरीके से सॉल्व कराऊं जिस तरीके से आप एग्जाम में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी फार्मूला मैंने आपको रटाने की कोशिश नहीं की है। जहां पे ज़रूरत थी बेसिक की वहां पे मैंने बेसिक भी आपसे डिस्कस किया, और क्या क्या शॉर्ट ट्रिक कैसे आप ऑप्शन का यूज करके करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं ये भी तरीके मैं आपसे डिस्कस किया। तो अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने आसपास सफाई रखें, अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ लगाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और बाय।